हाँ जी, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नाउ व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम तब करते हैं जब कंपनी बीमार हो जाती है और उसे हमें इंटरनली जीवित करना होता है, उसे हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम हाई कोर्ट अप्रूव करता है, वो स्कीम आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। आपको उस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एंट्रीज करनी होती है और फिर एक रिवाइज नई बैलेंस शीट बनानी होती है रिस्ट्रक्चर्ड कंपनी की। ये आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो स्कीम दे रखी होती है, जो स्कीम क्वेश्चन में मेंशन होती है, उनमें क्या क्या 5-6 चीजें मेंशन होती हैं, उनके बारे में पहले बात करेंगे। किन तरीकों से आप इंटरनली किसी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट का मतलब बीमार कंपनी को दोबारा जीवित कर सकते हो। व्हाट आर द वेज, उनके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उनमें ये स्कीम्स दी रखी होती है, आपको जस्ट इनकी एंट्रीज करनी होती है। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम कंपनी को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, कोई बंदा इंटरनली बीमार हो गया है, उसको दोबारा से जीवित करना है, तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम उनको जीवित कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। उसको मेंटली ठीक करना पड़ेगा, उनको फिजिकली ठीक करना पड़ेगा, इमोशनली ठीक करना पड़ेगा। ये सारी चीजों के ऊपर बेसिकली काम करना पड़ेगा। और जब इन सारी चीजों के ऊपर काम करते हो तो धीरे धीरे आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक होने लग जाते हो। ठीक है, कोई आपका दोस्त मित्र बड़ा परेशान है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, तो जो भी मेथड आप फॉलो करते हो उन ठीक करने के लिए 3 एस्पेक्ट हमेशा फोकस होते हैं इंसान के। फिजिकल ठीक करना उसको, है ना, ऑर्गन्स की वर्किंग को ठीक करना, फिर उसका मेंटल बैलेंस मेंटेन करना, मेंटली उसको ठीक करना, मेंटली उसको इंप्रूव करना, और तीसरा उसका इमोशनल एंगल स्ट्रांग करना। ताकि क्योंकि कई लोग मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं बट इमोशनली बड़े वीक होते हैं, और जो लोग इमोशनली बहुत वीक होते हैं वो हमेशा ट्रैप में होते हैं, वो हमेशा परेशान होते हैं, क्योंकि लोगों के साथ वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं और लोग बॉदर नहीं करते हैं, तो वो भी वीकनेस होती है। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर आप काम करोगे, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल। कई लोग इमोशनली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली उनको कोई ना कोई ऑर्गन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी एक तरीके से ठीक नहीं है। तो आपको सारे एस्पेक्ट के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाके आप चीज़ें बेटर कर पाते हो। तो सिमिलरली जो कंपनी बीमार होती है, उनको भी बीमार कंपनी को कैसे ठीक करना है, उसके लिए कई सारे मेथड्स हैं। तो इन मेथड के बारे में पहले बात करते हैं और फिर हम स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है और एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब जो कंपनी के अंदर की चीजें हैं उनको ठीक करना है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को अमलगामेशन बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस सेपरेट चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पहला मेथड होता है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट और सरेंडर ऑफ शेयर। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमारे डिवेंचर होल्डर्स हैं और हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं या लोन क्रेडिटर्स हैं, उनकी मदद से हम कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल करेंगे, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बाद वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स करेंगे। देखो, जब आप इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन करते हो, अगर आप इंटरनली कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट नहीं करोगे तो क्या होने वाला है? कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, कंपनी सिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी और वाइंड अप हो जाएगी और सबको नुकसान हो जाएगा। शेयर होल्डर को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम शेयर होल्डर्स को ही बोलते हैं कि भाई तुम एडजस्ट करो और कंपनी को ठीक करने में मदद करो। शेयर होल्डर के बाद बारी आती है डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर को हम बोलते हैं कि तुम भी मदद करो और कंपनी को ठीक करने में मदद करो। ठीक है, सबसे पहले ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब हम शेयर कैपिटल को ऑल्टर करते हैं। सबसे पहले तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना पड़ेगा। ऑल्टर करने का मतलब क्या होगा? एक मिनट, एक पेज नंबर एक पेज नंबर गायब है ना? चलो कोई बात नहीं, हम ओरली डिस्कस कर लेते हैं इसमें। एक मिनट देना जी। ऑल्टरेशन शेयर कैपिटल में आप अपने शेयर कैपिटल को ऑल्टर करते हो। ऑल्टर करते हो, शेयर कैपिटल को चेंज करते हो। ठीक, चेंज कैसे करते हो? सबसे पहले आप इसमें अपने शेयर को सब डिवाइड कर देते हो या शेयर को कंसोलिडेट कर देते हो। शेयर को सब डिवाइड करते हो या शेयर को कंसोलिडेट करते हो। सब डिवाइड करने का मतलब होता है कि एक शेयर, जो कि एक शेयर 100 रुपए का है, उसको हम 10 शेयर ऑफ 10 ईच में डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम शेयर को सब डिवाइड कर देंगे। इससे ऑल्टरेशन नहीं, इससे रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगी? देखो, सबसे पहले हम ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे जिससे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना इजी हो जाए। तो ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, हम शेयर कैपिटल को ऑल्टर करेंगे और उसे कंड्यूसिव बनाएंगे कि
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल हो जाए। अभी इससे ऑल्ट्रेशन से कभी भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होने नहीं वाली, लेकिन हम सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करेंगे सबसे पहले जिससे हमें बाद में जब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करें, कंपनी को ठीक करें, तो चीजें हमें करने में आसानी मिले। तो उसमें सबसे पहले होता है ऑल्ट्रेशन करो। अब अपने शेयर कैपिटल को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑल्टर कर दो। कैसे करोगे? अगर हमें लगता है कि शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बड़ा शेयर है, उसको छोटा कर लो। अगर हमें लगता है कि शेयर छोटे छोटे है और हमें बड़े की जरूरत है, तो हम उनको कंसोलिडेट कर देंगे। अगर हमें लगता है कि शेयर्स बहुत बड़ी वैल्यू का है, उसे छोटी छोटी वैल्यूज में डिवाइड कर लेंगे, उसको सब डिवीजन बोलेंगे। और अगर हमें लगता है कि शेयर बहुत छोटी वैल्यूज का है तो उनको, और हमें रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए बड़ी वैल्यू का शेयर चाहिए, तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे? कंसोलिडेट कर लेंगे। तो सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन आपका पहला मेथड है। सब डिवीजन में हम क्या करते हैं? हमारे प्रेजेंट शेयर को डिवाइड करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। ठीक, आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि हम कहीं जा रहे हैं, हमारे पास 2000 का नोट है और हम बहुत सारे मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमें ज्यादा कन्वीनियंट क्या रहेगा? 2000 का नोट लेके जाना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, या आप 100 के 20 नोट लेके जाना आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, या 10-10 के 200 नोट लेके जाना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा? तो ऑफकोर्स 10-10 के आप 200 नोट लेके जाओगे तो शायद ज्यादा मंदिर में आप मत्था टेक पाओगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेटर मैनेज कर पाओगे। तो आप लेके तो 2000 ही जा रहे हो, लेकिन आपने क्या किया? 2000 के नोट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया है। उसे बोलते हैं सब डिवीजन, क्योंकि वो मोर कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगा, तुम्हें मोर कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगा। जब आप मंदिर के दर्शन करने जाओगे, 2000 का नोट होगा, वो एक ही जगह के ऊपर मत्था टेक दोगे, बाकी मंदिर में जाओगे तो मत्था कैसे टेकोगे? तो वहां पर आप क्या करोगे? आपको पता है कि 20 मंदिर पे जाना है, और 20 मंदिर पे या 200 मंदिर पे जाना है, और हर जगह मैं 10-10 का मत्था टेकूंगा तो भी मेरे 2000 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो वो आपको मोर कन्वीनियंस देगा, ठीक है, आपके टूर में, आपके ट्रैवलिंग में। इवन अगर आप टूर ट्रैवल में वैसे जाओ, वैसे भी अगर जब करेंसी छोटी आपके पास होगी, छोटी डिनोमिनेशन की करेंसी होगी, तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। सिमिलरली अगर शेयर छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली वो रिकंस्ट्रक्शन में मदद करेगा, रिकंस्ट्रक्शन इजी हो जाएगी। तो हम शेयर को सब डिवाइड कर लेंगे अगर हमें जरूरत पड़ती है तो। शेयर सब डिवीजन का मतलब क्या होता है? सब डिवीजन का मतलब होता है कि हम अपने एक बड़े शेयर को छोटे शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। मान लो एक शेयर 100 रुपए का है, तो हम उसे सब डिवाइड करके बना लेंगे 10 शेयर ऑफ 10 ईच। एंट्री होगी, पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा और नया इक्विटी शेयर क्रेडिट हो जाएगा। आपको एग्जांपल देखिए, एक्स लिमिटेड इज हैविंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, फुली पेड अप है। कंपनी डिसाइड टू सब डिवाइड 1 शेयर ऑफ 100 ईच इंटू 10 शेयर ऑफ 10 ईच। आपके पास 1 लाख इक्विटी शेयर है ऑफ 100 ईच, तो 1 करोड़ हो गया। अब आप उसको डिवाइड करते हो कि एक शेयर को 10 हिस्सों में बांट दीजिए। एक शेयर को 10 हिस्सों में बांट दोगे तो आपके पास 1 लाख की जगह कितने शेयर दोगे? 1 लाख की जगह आपके पास 10 लाख शेयर दोगे, ठीक है। पहले शेयर 1 शेयर था, वो 100 ईच था। अब 1 शेयर के आपने 10 हिस्से कर दिए, तो इसका मतलब 1 लाख की जगह 10 लाख शेयर हो गए। जो पहला शेयर था वो 100 रुपए का था, नए शेयर 10 रुपए के हो गए। तो अब आपके पास 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच हो गया। अभी भी टोटल पेड अप कैपिटल आपका 1 करोड़ ही है। जैसे मैंने आपको बोला, पहले भी 2000 की वैल्यू थी आपके पास, अभी भी 2000 की वैल्यू है, लेकिन फर्क क्या रहा? पहले आपके पास एक नोट 2000 का था, अब आपके पास 200 नोट है 10-10 रुपए के, अभी भी 2000 है। तो आप इस केस में एंट्री क्या करोगे? पुराना शेयर कैपिटल डेबिट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। 1 लाख इंटू 100 1 CR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख इंटू 10, ठीक, वो भी 1 CR होगा। इसको बोलते हैं सब डिवीजन करना। क्वेश्चन आपको बता देगा कि आपको सब डिवीजन करना है कि नहीं करना है। सब डिवीजन के बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अनदर एग्जांपल। एक्स लिमिटेड इज हैविंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 80 पेड अप। कंपनी डिसाइडेड टू सब डिवाइड 1 शेयर ऑफ 100 ईच इंटू 10 शेयर ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप। अब देखो, पहले आपके पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 100 ईच, 80 पेड अप है, यानी कि 80 पेड अप है। आपने उसको डिसाइड किया कि आप एक शेयर को कितने हिस्सों में बांटोगे? 100 हिस्सों में बांटोगे। एक शेयर को अगर आप 100 हिस्सों में बांटोगे, तो एक शेयर 100 का था, तो 100 हिस्से बनाओगे, तो हर शेयर कितने का हो जाएगा? सॉरी, 10 हिस्से बनाओगे। दोबारा बोल देता हूं, एक्स लिमिटेड इज हैविंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 80 पेड अप। कंपनी डिसाइडेड टू सब डिवाइड 1 शेयर ऑफ 100 ईच इंटू 10 शेयर ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप। तो आपके पास पहला शेयर था 1 शेयर, यानी कि 1 शेयर 100 का। अब इसके 10 हिस्से कर लेते हैं, तो 10 शेयर्स और 80 पेड अप, 10 शेयर्स 10 पेड अप और 10 फेस वैल्यू 8 पेड अप। बात तो नहीं हो जाएगी?
आपके पास 1 लाख शेयर थे इंटू 80 लाख का शेयर कैपिटल होगा। अब आपके पास 10 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप, ये भी 80 लाख हो गया। ठीक है, पहले आपके पास 1 लाख शेयर ऑफ 100 ईच, 80 पेड अप था 80 लाख। अब 1 लाख की जगह 10 लाख शेयर हो गए और ये शेयर 100 ईच का था, 80 पेड अप था। अब 100 की जगह 10 हो गया, इसके भी 10 से कर दिए। 80 पेड अप था पहले, अब वो 8 पेड अप हो गया। तो पहले भी 80 लाख था, अभी भी 80 लाख था। इसको भी सब डिवीजन बोलते हैं। एंट्री क्या है? वही सिंपल, पुराना शेयर कैपिटल डेबिट होगा और नया शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे चले। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि हम शेयर को, हमारे पास बहुत छोटे छोटे डिनोमिनेशन के शेयर हो, हमें बड़ी डिनोमिनेशन के शेयर में कन्वर्ट करना हो। समटाइम ये भी होता है कि आपके पास बहुत छोटी डिनोमिनेशन के नोट्स हैं और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो छोटी डिनोमिनेशन कैरी करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम छोटी डिनोमिनेशन को बड़ी डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज करो आपको किसी के शादी ब्याह पे जाना है और आपके पास 10-10 के 1000 नोट हैं या 10-10 के 200 नोट हैं और आप किसी को 10-10 के शगन डालना है, आपने 10-10 के 200 नोट डालोगे शगन में तो बड़ा अजीब लगेगा। तो बेटर कन्वीनियंट क्या है कि 10-10 के 200 नोट को आप 2000 के नोट में कन्वर्ट कर लेते हैं और जब आप 2000 का नोट शगन में डालोगे तो ईजी रहेगा, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो उसी तरीके से अगर हमें लगता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारा शेयर बड़ी साइज का होना चाहिए, कंसोलिडेटेड होना चाहिए, तो हम छोटे छोटे शेयर को कंबाइन करके कंसोलिडेट भी कर लेंगे, उसे भी ऑल्ट्रेशन बोलते हैं। अभी तक हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन शुरू नहीं की, हम लोग अपनी सिचुएशन को उसके मुताबिक करें, कंड्यूसिव कर रहे हैं। शेयर कैपिटल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के साथ कंड्यूसिव होना चाहिए। हमें ऐसा शेयर कैपिटल चाहिए जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने में मदद करे। अब सब डिवीजन मदद करेगा या कंसोलिडेशन मदद करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारी बीमारी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, स्कीम कैसे बन रही है। उसके हिसाब से अगर हमें सब डिवीजन करना आसान रहेगा तो सब डिवीजन कर लेंगे और अगर लगेगा कंसोलिडेशन करके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आसान रहेगा तो वो कर लेंगे। तो ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल, इसमें क्या होगा, हम छोटी डिनोमिनेशन के शेयर को कंबाइन कर देंगे और एक बड़ी डिनोमिनेशन का शेयर बना लेंगे। पेड अप कैपिटल आपका सेम ही रहेगा। X Limited, he is having 1 lakh equity shares of 10 each, fully paid up. तो इसका मतलब आपके पास 1 लाख इक्विटी शेयर है ऑफ 10 ईच, फुली पेड अप। तो पेड अप कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख। आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो, कंपनी डिसाइडेड टू कंसोलिडेट 5 शेयर्स ऑफ 10 ईच इनटू 1 शेयर। 5 शेयर को कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 5 शेयर को कंसोलिडेट करोगे तो 20,000 शेयर बन जाएंगे। 5 शेयर को कंसोलिडेट करके 1 शेयर बनाना चाहते हैं तो 20,000 शेयर बन जाएंगे और 1 शेयर की वैल्यू, 5 शेयर कंबाइन हो जाएंगे, 1 शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 ईच, तो 50 हो जाएगी। और फुली पेड अप है, ये भी फुली पेड अप है। ठीक, तो एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसमें ऊपर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख। नीचे नया जो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा वो 20,000 शेयर ऑफ ₹50 ईच, फुली पेड अप आ जाएगा। क्लियर है? ओके है जी, चले आगे। ये पहला टॉपिक था जिसमें हम बात कर रहे थे कि हम सब डिवीजन कर देंगे या कंसोलिडेट कर देंगे। अब सब डिवीजन करना है, कंसोलिडेट करना है, वो हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बता देगा। क्वेश्चन बता देगा कि स्कीम में सब डिवीजन ठीक रहेगा या स्कीम के दौरान कंसोलिडेट करना ठीक रहेगा, तो उसके मुताबिक सब डिवीजन करना होगा, सब डिवीजन की एंट्री कर देंगे और कंसोलिडेट करना होगा, कंसोलिडेट करेंगे। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वी हैवंट येट स्टार्टेड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हमने अभी स्टार्ट किया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को, हमने किया नहीं है। स्टार्ट करने का मतलब ही है या तो हमने सब डिवाइड कर लिया या हमने कंसोलिडेट कर दिया। सर जरूरी है सब डिवीजन या कंसोलिडेट में से एक चीज करना? जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हमारा जो शेयर कैपिटल है जैसा हमें चाहिए वैसा ऑलरेडी हो, तो हमें ना तो सब डिवीजन की जरूरत पड़ेगी वहां पर,
ना हमें कंसोलिडेशन की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन बोलेगा तो कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इससे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होता, ये जस्ट एक कंड्यूसिव है कि चीजें हेल्प करती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने में। क्लियर है? इंसान बीमार होता है तो हमें इलाज शुरू नहीं किया, लेकिन उसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि इलाज करना है, और इलाज करने के लिए हम उसे कंड्यूसिव कर रहे हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी शेयर कैपिटल हमारा कंड्यूसिव है और हमें ना तो सब डिवीजन की जरूरत पड़ रही है, हम सीधा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर लेंगे तो हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, एक और तरीका है ऑल्ट्रेशन करने का। ऑल्ट्रेशन की ही इसलिए जाती है, ठीक है, ऑल्ट्रेशन की ही इसलिए जाती है। ऑल्ट्रेशन का दूसरा तरीका है कन्वर्जन ऑफ फुली पेड शेयर इनटू स्टॉक और स्टॉक इनटू शेयर्स। ये भी सेम ही है कि हम चाहे तो शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर दीजिए फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, या स्टॉक को शेयर में, शेयर को स्टॉक में। होता क्या है स्टॉक? स्टॉक बेसिकली क्या होता है कि हम फुली पेड अप शेयर्स को, जितने भी शेयर्स फुली पेड अप होते हैं उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टॉक बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिसको इजी टू हैंडल है, इसको एन नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हिस्सों में बांट सकते हैं। अब देखो शेयर कैपिटल को तो जितने शेयर हैं उतने में बांटा जा सकता है, लेकिन अगर आप शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर दो तो आप उसको एन नंबर ऑफ हिस्सों में बांट सकते हो। आपको स्टॉक में जब शेयर कैपिटल को कन्वर्ट करते हो हैंडलिंग करनी बड़ी आसान हो जाती है। सपोज करो आपके पास यूपीआई में पेमेंट है, यूपीआई, और आपके पास कैश पैसा है। मोर कन्वीनियंट क्या आपके लिए? क्यों यूपीआई मोर कन्वीनियंट? इसलिए क्योंकि यूपीआई में आप फ्रैक्शंस में भी पे कर सकते हो, पैसों में भी पे कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो कैश है तो आपको रुपीज डिनोमिनेशन 10 रुपए से नीचे का नोट ही नहीं है आपके पास, तो आप 10 रुपए के मल्टीपल में पेमेंट करोगे। पॉइंट्स में पे करना होगा, रुपीज में पे करना होगा, 5 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए पे करने होंगे, अब नहीं पे कर पाओगे। 10 पैसे, 20 पैसे, 35 पैसे, 40 पैसे, 39 पैसे पे करने होंगे, अब नहीं पे कर पाओगे। लेकिन यूपीआई क्या करेगा, आपको जितना मर्जी छोटे फ्रैक्शन में पेमेंट करनी हो आपको मदद मिल जाएगी। तो वही तरीका है, जब आप कैश में को यूपीआई में कन्वर्ट कर लोगे हैंडलिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। अगर आप 17 रुपीज 51 पैसा किसी को पे करना चाहते हो वो भी आप पे कर दोगे थ्रू यूपीआई। ठीक है, तो वही चीज होती है, जब आप शेयर स्टॉक में कन्वर्ट करते हो तो आपके लिए वहां पर भी उसको हैंडल करना ईजी हो जाता है। और शेयर्स जब स्टॉक में कन्वर्ट होते हैं तो ऑलवेज फुली पेड अप शेयर ही स्टॉक में कन्वर्ट हो पाते हैं। जो शेयर फुली पेड अप नहीं है वो स्टॉक में कन्वर्ट नहीं होते। स्टॉक की कोई डिनोमिनेशन नहीं होती, स्टॉक को आप जितने मर्जी जैसे मर्जी फ्रैक्शंस में, हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एक्स लिमिटेड इज हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो आपके पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 100 ईच, फुली पेड अप। ये शेयर्स क्या है? फुली पेड अप। कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट इट्स फुली पेड अप शेयर कैपिटल इनटू स्टॉक कैपिटल। कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने फुली पेड अप शेयर कैपिटल को स्टॉक कैपिटल में कन्वर्ट कर लेगी। तो एंट्री क्या होगी? आपका फुली पेड अप शेयर्स कितने के हो गए? 1 लाख शेयर्स हैं ऑफ 100 ईच। कितने शेयर्स हो गए? 1 करोड़ के शेयर्स हो गए, 1 करोड़ के शेयर्स होंगे। नाउ यू हैव कन्वर्टेड दैट दीज शेयर्स इनटू स्टॉक कैपिटल। आपने इनको स्टॉक कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, तो स्टॉक कैपिटल क्रेडिट हो गया। अब इस स्टॉक कैपिटल की कोई फेस वैल्यू नहीं होती है, कोई डिनोमिनेशन नहीं होती है, आप इसको जैसे मर्जी जितने मर्जी हिस्सों में बांट सकते हो। अगर आप इसको बैलेंस शीट में देखोगे प्रेजेंट करने के लिए, तो आप देखोगे शेयर होल्डर फंड में ये शेयर कैपिटल आता है और ये स्टॉक कैपिटल आता है। ठीक है, तो जो आपका शेयर कैपिटल है वो स्टॉक कैपिटल में कन्वर्ट होगा, उसको ऐसे आपके बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर दोगे। ओके, आप उल्टा भी कर सकते हो। आप स्टॉक कैपिटल को, अगर आपको लगता है कि अब हमें स्टॉक कैपिटल की जरूरत नहीं है, वापस इसे शेयर में कन्वर्ट करोगे, तो आप उसको शेयर में दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हो विद एनी डिनोमिनेशन। स्टॉक कैपिटल की तो कोई डिनोमिनेशन नहीं थी, अब वापस में स्टॉक कैपिटल को किसी शेयर की डिनोमिनेशन के थ्रू उसको कन्वर्ट कर सकते हो शेयर कैपिटल में। एक्स लिमिटेड इज हैविंग स्टॉक कैपिटल ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ का स्टॉक कैपिटल है। कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट स्टॉक कैपिटल इनटू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹1000 ईच। अब इस स्टॉक कैपिटल को वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक शेयर डिनोमिनेशन का 1000 है, इसका मतलब आपके स्टॉक कैपिटल के कितने शेयर बनेंगे? 1 करोड़ है, और आप उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हो, और आपके एक शेयर का जो डिनोमिनेशन है वो 1000 रुपीज है। तो मतलब कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा? वो आपके 10,000 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी। अब ये 1000 की जगह आप 100 भी ले सकते हो। आपको डिसाइड करना है कि जो आप शेयर कैपिटल दोबारा बना रहे हो उसका डिनोमिनेशन क्या रखना है। 10 रुपए रखोगे तो 10 लाख शेयर बन जाएंगे। स्टॉक कैपिटल 1 करोड़ का है, और अगर 100 रुपए का डिनोमिनेशन रखोगे एक शेयर की तो 1 लाख शेयर बन जाएंगे। 1000 रखोगे तो 10,000 आपके शेयर्स बन जाएंगे। इट इज अप टू यू कि आप अपने नए शेयर की डिनोमिनेशन क्या रखनी चाहते हो, तो उसके हिसाब से। तो एंट्री हो जाएगी स्टॉक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है,
ये आपका ऑल्ट्रेशन हो गया। याद रखना, ऑल्ट्रेशन से पेड अप कैपिटल चेंज नहीं होता, हमने बस अपने आप को प्रिपेयर किया फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हर स्कीम में सबसे पहले ऑल्ट्रेशन के पॉइंट लिखे होते हैं कि आपको आपका शेयर कैपिटल कैसा चाहिए, और आपको जिसमें मदद मिलेगी कि जैसे सपोज करो आपने कोई, आजकल देखते हो कि योगा के वो चलते हैं 20-20 दिन के प्रोग्राम, महीने के प्रोग्राम चलते हैं, बहुत सारे ऐसे आश्रम है जहाँ पे योगा के प्रोग्राम, उनसे आप बात करोगे ना, वो बोलोगे कि आप हमारे पास तभी आना पहले अगर आप इस टाइप के आसन कर सकते हो, तो बेसिक आसन आपको करने आने चाहिए। तो जब वो बेसिक आसन आप सीख रहे हो तो यू आर प्रिपेयरिंग यूर सेल्फ फॉर दैट योगा सेशन। वो आपको बिल्कुल शुरू से शुरू नहीं करेंगे, अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाना चाह रहे हो तो आपको खुद प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, तभी ही आप जा पाओगे, ठीक है, तभी आप रेडी हो पाओगे। अभी तक आपने तैयारी नहीं किया, लेकिन अभी तक आप गए नहीं है, लेकिन उससे पहले अपने आप को तैयार कर रहे हो, तो ये जो ऑल्ट्रेशन है वो रेडी करना है अपने आप को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वो वाला माहौल होता है। क्लियर है? उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। चलिए, जैसे आपको फॉरेन जाना है तो फॉरेन के लिए आप अपने आप को रेडी करने लग जाते हो वहां की चीजों के मुताबिक, ठीक है। जैसे मैं आपको ऑलवेज एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको गर्मियों में पेपर देने हैं तो गर्मियों में पेपर दोगे मई के महीने में, मई के महीने में एसी तो चलता नहीं है, तो अगर घर में एसी में बैठ के प्रिपेयर कर रहे हो तो आप पेपर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पसीना आएगा आपको। तो अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है बट आपको मालूम है कि मई और जून के महीने में आपको कॉलेज के कमरे में जहां शायद लाइट भी ना हो वहां पेपर देने 3 घंटे बैठ रहे हैं, तो आपको भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसी टाइप की इन्वायरमेंट में बैठ के पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। घर में एसी बंद करके रखना पड़ेगा, पंखे के नीचे बैठना पड़ेगा, फिर अगर आप रेडी करोगे फिर जाके आप पेपर दे पाओगे। अदरवाइज आपको आदत तो एसी में बैठ के पेपर देने की है, ठीक है, और आप चले गए एज सच और पेपर कॉलेज में हुआ, वहां तो एसी नहीं लगा हुआ, वहां तो लाइट भी चलेगी और आपको पसीने आ रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है क्योंकि आपको इतनी गर्मी में बैठने की आदत ही नहीं है, आपको सारा पेपर आता है, स्टिल आप पेपर नहीं कर पाओगे। तो ये उस तरीके से है कि यू आर प्रिपेयरिंग यूर सेल्फ फॉर दैट एग्जाम। आप अब मान लीजिए आपके जनवरी में पेपर है, आपको ऑलवेज ग्लव्स पहन के रहने की आदत होती है, 24 घंटे ग्लव्स पहन के रखे हुए पेपर वाले दिन वहां कौन सा हीटर लगा होगा, वहां पे भी ग्लव्स पहन के लिखोगे तो लिखा नहीं जाएगा। यू हैव टू मेक यूर सेल्फ रेडी फॉर दैट, कि वहां पर जब बैठोगे तो वहां पर आपका हाथ ठंडे ना हो, आपको कन्वीनियंस हो लिखने में, तो यू हैव टू प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर दैट एग्जाम। तो फिजिकल प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ना, बाकी मेंटल काम तो बाद में आएगा। आपको 24 घंटे रजाई में बैठ के पढ़ने की आदत है तो वहां तो रजाई नहीं लेके जाओगे, या तो कंबल सिला लेना एक, ठीक है, और अपने तरफ ओढ़ लेना और जाके बैठ जाना, रजाई लटका लेना या फिर गले में जिप लगा लेना रजाई की, या तो वैसे कर लेना, नहीं तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो वो चीज है, ये प्रिपरेशन है। ऑल्ट्रेशन का मतलब प्रिपरेशन, ऑल्ट्रेशन से आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होता, ये प्री रिक्विजिट है। मैंने आपको बता दिया ऑल्ट्रेशन करना ऑलवेज जरूरी नहीं होता। हमें लगता है ऑल्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, हमारा शेयर कैपिटल कंड्यूसिव नहीं है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, तो ऑल्ट्रेशन करवा लेंगे, नहीं तो नहीं करवा लेंगे। तो आप देखोगे हर क्वेश्चन के शुरू में ऑल्ट्रेशन के पॉइंट दे रखे होते हैं कि ऑल्ट्रेशन करना है कि नहीं करना। ऑल्ट्रेशन से आपका कोई भी कैपिटल रिडक्शन या शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं होता, सिर्फ ऑल्टर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स। यहां से हम थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को स्टार्ट करेंगे। यहां हम शेयर होल्डर के राइट्स को चेंज करेंगे। हम बोलेंगे भाई बहुत हो गया, तुम 12% डिविडेंड ले रहे थे, आगे से हम आपको 9% 10% देंगे। यानी कि देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर बोझ है, फाइनेंशियल बर्डन है, उसको लाइट करना है, लॉसेस को राइट ऑफ करना है, अनवांटेड एसेट को डिस्पोज ऑफ करना है, अनवांटेड लायबिलिटीज को खत्म करना है, तभी आप लाइट फील करोगे ना। अगर आपके ऊपर बोझ है और आप डूबते जा रहे हो, स्ट्रेस है आपके ऊपर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, तो आप आने वाले टाइम में तभी सर्वाइव कर पाओगे ना जब आपके ऊपर का फाइनेंशियल बर्डन हटाया जाएगा। तो फाइनेंशियल बर्डन हटाना ही तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, कि जहां जहां आपको लगता है कि जिन जिन एसेट की जरूरत नहीं है उनको बेच दीजिए, जो जो लॉसेज है उनको राइट ऑफ कर दीजिए, जो जो लायबिलिटीज हैं सारी उनके बर्डन को कम करोगे, बात करके उनको बर्डन कम करो। तो वो सारी चीजें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर होता है। आप अपने क्रेडिटर को बोलते हो कि भाई थोड़ा सा पैसा तू छोड़ दे, प्रेफरेंशियल होल्डर को बोलते हैं कि तुम 12% की जगह आने वाले टाइम पर 9% डिविडेंड ले लेना, अगर क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, पैसा होंगे तो डिविडेंड बांटेंगे, नहीं तो नहीं बांटेंगे। डिवेंचर होल्डर को बोलेंगे कि भाई आप अपने आधे डिवेंचर गिव अप कर दो, शेयर होल्डर को बोलेंगे तुम अपने शेयर सरेंडर कर दो, ताकि हम अपने लॉसेस को राइट ऑफ कर सके और हमारा फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाए। सपोज करो मैं डूब रहा हूं, ठीक है, और तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे को बचाना चाह रहे हो, तो तुम मेरे जितने क्राइटेरिया हो उनके पास जो कि बोलोगे भाई थोड़ा थोड़ा पैसा छोड़ दो,
थोड़ा थोड़ा पैसा छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली मेरा फाइनेंशियल बर्डन लाइट हो जाएगा। और अभी तक क्या हो रहा है, जितना मैं कमा रहा हूं सारे का सारा ब्याज में पे कर रहा हूं, तो मेरा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं डूब जाऊंगा, तो कंपनी की हालत भी सेम हो जाएंगे। तो आप लोग आगे क्या करोगे, मेरे क्रेडिटर्स को, मेरे डिवेंचर होल्डर को या बैंक को अब बोलोगे कि भी थोड़ा थोड़ा पैसा छोड़ दो, ब्याज कम कर दो, जिससे क्या होगा, वो बंदा सर्वाइव कर जाएगा। तो सेम कंपनी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। ठीक, तो आप अपने शेयर होल्डर को क्या बोलोगे कि उनके राइट्स को वेरिएशन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड के पास 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, जो कि क्या हो रहा है, ये टेढ़ी लाइन क्यों जा रही है, पेज टेढ़ा है। एक्स लिमिटेड हैविंग 10,000 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, फुली पेड अप, कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, रेट 12% है और एक क्यूमुलेटिव भी है। एक तो 12% डिविडेंड देना पड़ रहा है, देना हर बार पड़ रहा है क्योंकि क्यूमुलेटिव है, अदरवाइज डिविडेंड इकट्ठा हो रहा है, तो ये मेरे लिए फाइनेंशियल बर्डन है, जिस वजह से मैं सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। मेरे तो फाइनेंशियल हालत ही खराब है, कंपनी की फाइनेंशियल हालत खराब होती है, इसलिए तो उसको रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ रही है, तो उसके तो हालत खराब है। तो हम कंपनी उनको प्रेफरेंस होल्डर को बोलेंगे कि भाई आप अपने डिविडेंड को 10% में कन्वर्ट कर लीजिए और क्यूमुलेटिव को नॉन क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कर लोगे, तो आने वाले समय में हमारा थोड़ा बर्डन लाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल्टरेशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, उनके राइट्स को ऑल्टर करना। तो एंट्री क्या करोगे, इससे हमारा फाइनेंशियल बर्डन आने वाले समय में थोड़ा कम हो जाएगा। यहां से आपकी कैपिटल रिडक्शन स्टार्ट हो रही है, यहां से बेसिकली आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है कि हम अपने क्रेडिटर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोलेंगे भाई थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन कम करना शुरू करो, तभी हम बचा पाएंगे अपनी कंपनी को, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। तो एंट्री होगी 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कर देंगे। ठीक है, पुराने वाले को खत्म कर दिया और 10% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर, तो ये इसको बोलते हैं ऑल्टरेशन करना। एक और एग्जांपल देखिए, ये हाई कोर्ट की स्कीम अप्रूव होती है तभी अलाउड है, ऐसे नहीं आप कर सकते। हाई कोर्ट इस स्कीम को अप्रूव करता है, ठीक है, और BIFRS इस स्कीम को प्रिपेयर करता है और ये अप्रूवल आपको हाई कोर्ट से मिलती है, तभी आप ये चीजें कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल, एक्स लिमिटेड इज हैविंग 50,000 12% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। अब देखो 12% है और पार्टिसिपेटिंग भी है। 12% का मतलब 12% तो डिविडेंड दे रहे हैं, पार्टिसिपेटिंग का मतलब वो जो सरप्लस प्रॉफिट बचता है उसमें से हिस्सा भी ले लेते हैं। ठीक, 8 पेड अप है, 10 ईच है, 8 पेड अप है। कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट दीज प्रेफरेंस शेयर्स इनटू 13%। ये रेट बढ़ा दिया, हम 13% दे देंगे कोई बात नहीं, बट आपको नॉन पार्टिसिपेटिंग बनना है, नॉन पार्टिसिपेटिंग कर देंगे। ठीक है, ऑफ 10 ईच 8 पेड अप। तो आप क्या करोगे, सेम 12% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर लोगे। 4 लाख है, कैसे, 50,000 है, 8 पेड अप है, तो 4 लाख ही हो गया। ठीक है, 4 लाख आपका 12% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट कर दोगे आप 13%। हमने रेट डिविडेंड का बढ़ा दिया, बट पार्टिसिपेटिंग को नॉन पार्टिसिपेटिंग में कन्वर्ट कर दिया। 13% नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये 4 लाख का, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स है। तो आप अपने शेयर होल्डर्स का राइट को वेरी कर सकते हो, वेरिएशन कर सकते हो अगर जरूरत पड़ती है। तो पहले तो क्वेश्चन में ऑल्टरेशन का पॉइंट लिखा होता है, दे रखा हो कि आप ऑल्टर कर लीजिए, और दूसरा क्वेश्चन में लिखा होता है कि आप अपने शेयर होल्डर के राइट को वेरी कर लीजिए। किसके राइट को वेरी करना है, प्रेफरेंस के राइट को तो वेरी कर रहा है, इक्विटी के बाद तो राइट ही नहीं होता कोई। इक्विटी को तो जो मिला वही तो मालिक है, उनके राइट्स को क्या वेरी करना, उनका तो कोई राइट ही नहीं है, ना तो डिविडेंड का राइट है उनके पास, अगर पैसा बच गया तो डिविडेंड मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उनके राइट को वेरी नहीं करना होता, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट को वेरी करना होता है। उनको उनके रेट कम कर दो, उनको पार्टिसिपेटिंग को नॉन पार्टिसिपेटिंग में कन्वर्ट कर दो, उनको कन्वर्टेबल को नॉन कन्वर्टेबल में कन्वर्ट कर दो, या उनको क्यूमुलेटिव में नॉन क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कर दो, ताकि हमारा आने वाले समय में हमारा फाइनेंशियल बर्डन लाइट हो जाए। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। हम यहां से मेन प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, हम अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल को कम करेंगे। शेयर कैपिटल भी एक लायबिलिटी होती है, तो उसको भी कम करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन कंपनी के लिए तो शेयर कैपिटल का भी बर्डन है। ठीक है, तो कंपनी को बचाना है तो आपको सबसे पहले शेयर कैपिटल को कम करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, पहले हमने ऑल्टरेशन किया, फिर हमने उनके वेरिएशन शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी कर दिया, अब हम लायबिलिटी को कम करना शुरू करेंगे।
लायबिलिटी को कम करने में सबसे पहला नंबर शेयर होल्डर्स का आएगा कि शेयर कैपिटल की लायबिलिटी को कम करते हैं, ठीक है। फिर डिबेंचर होल्डर को कम करेंगे, क्रेडिटर को कम करेंगे, यहां से पैसा बचा के फिर एसेट वगैरह को राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो शेयर होल्डर को सबसे ज्यादा नुकसान बियर करना पड़ता है। क्या करेंगे उनके साथ? इसमें पहला, व्हेन लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज एक्सटिंग्विश्ड और रिड्यूस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम। इसमें क्या होता है कि हम जो पैसा हमने कॉल्ड अप नहीं किया होता उनको खत्म कर देते हैं। सपोज करो आपके पास 1 लाख शेयर्स हैं। देखो कई बार कंपनी के हालात ना इसलिए भी खराब हो जाते हैं कि कंपनी ओवर कैपिटलाइज होती है। नाउ व्हाट इज ओवर कैपिटलाइज? हम जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पैसा मंगवा के बैठे हैं। तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख शेयर है ऑफ 10 ईच, 6 पेड अप है, ठीक है। 1 लाख शेयर्स है ऑफ 10 ईच, 6 पेड अप। अब क्या है कि शेयर फुली पेड अप नहीं है, तो कंपनी में कुछ लोग मूर्ख होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कंपनी क्या करते हैं, वो लोग और पैसे को रेस कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि चीजें पैसा रेस करके ठीक नहीं होनी होती है। पैसा तो ऑलरेडी आप ज्यादा बोरो कर चुके हो। कंपनी की फंक्शनिंग को या उसकी मैनेजमेंट को, उनकी कॉस्ट को ठीक करके आप चीजों को ठीक कर पाते हो। पैसा बोरो कर करके आप चीजों का बर्डन और बढ़ाओगे। कई बार होता है ना, आप डूबते रहते हो, डूबने जा रहे हो और आप ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे आपका डूबना तेज हो जाता है, आप जल्दी से और तेजी से डूबने लग जाते हो। तो यही चीज ऐसा भी हो सकती है कि आपके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा है, आपको लगता है कि पैसा बोरो करके ठीक कर लेंगे, तो आप उस चक्कर में और पैसा बोरो करते जाते हो, जिससे आपका फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ता जाता है और आप तेजी से डूबते जाते हो। तो ताकि आप ऐसा ना कर पाओ, शेयर को फुली पेड अप कर दो, शेयर को फुली पेड अप कर दो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है पैसा रेज करने का कि आप फाइनल कॉल करके पैसा मंगवा लेते हो, पैसा रेज कर लेते हो। शेयर होल्डर्स का शेयर फुली पेड अप नहीं है, तो ऐसे लिए इसलिए आप उन शेयर को फुली पेड अप करके उनसे जो आने वाला पैसा है वो बंद कर दो, ताकि पैसा ना और आ सके और तरीके हम फाइंड आउट करें जिससे हम कंपनी को बचा सके। पैसा रेज करके कंपनी नहीं बच रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, 1 लाख शेयर को कन्वर्ट करेंगे ऑफ 6 ईच, ठीक है, फुली पेड। जो इनका अनपेड पार्ट है उनको कैंसिल कर देंगे और शेयर फुली पेड अप कर देंगे, ताकि जो अनपेड पार्ट है, अनकॉल्ड पार्ट है या अनपेड पार्ट है उसको मंगवाया ना जा सके, ताकि हम ओवर कैपिटलाइज ना हो जाए। देखो ये डिपेंड करता है, अगर आपकी कंपनी को पैसे की जरूरत है और उससे बचाया जा सकता है, फिर ये हरकत नहीं करेंगे हम लोग। और हमें लगता है कि कंपनी ऑलरेडी ओवर कैपिटलाइज है, जरूरत से ज्यादा हम पैसा बोरो कर चुके हैं इसलिए तो डूब रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें इनको ब्लॉक कर देना चाहिए, ठीक। तो क्या होगा, देखो एक्स लिमिटेड इज हैविंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 6 पेड अप। कंपनी डिसाइड टू कैंसल अनकॉल्ड अमाउंट ऑन शेयर्स एंड मेक देम फुली पेड अप, और उस शेयर को हम क्या करेंगे, फुली पेड अप कर लेंगे। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा पुराने वाला 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच 6 पेड अप, और क्रेडिट हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख शेयर ऑफ 6 ईच फुली पेड अप, ठीक है। बीइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ₹6 पेड अप इज रिड्यूस टू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 6 ईच फुली पेड अप। क्लियर है? तो ये आपने एक तरीका है कैपिटल रिडक्शन करने का, जो अनकॉल्ड पैसा है वो आप कैंसिल कर दो ताकि हम मंगवा ही ना सके, ताकि हम और पैसा रेज ना कर सके। आपने देखा होगा कई बार पेरेंट का बच्चा बहुत खर्चीला होता है और उसने बोरो कर करके बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया होता है, तो पेरेंट्स उसके कार्ड ब्लॉक कर देते हैं। सबसे पहले तो उसके कार्ड ब्लॉक करो ताकि जाके खर्च ना कर पाए, पार्टी ना कर पाए, शॉपिंग ना कर पाए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सारे ब्लॉक करा दो, ताकि उसके पास कार्ड भी है लेकिन वो ज्यादा शॉपिंग ना कर पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। अब उसे रोकने टोकने की कोशिश करते हो, उसको एंग्जाइटी होती है, जाके रेस्टोरेंट में खाना खाने लग जाता है, और फिर और डांटते हो तो और उसको एंग्जाइटी होती है, परचेजिंग करने लग जाता है। लोग एंग्जाइटी में भी खरीदते हैं और खाते हैं। मेरे को पता चला रिसेंटली कि किसी ने ज्यादा खा लिया, मैंने बोला क्यों खा लिया, कहते एंग्जाइटी होगी। एंग्जाइटी में तो बंदा चुप शांत रहता, खाता कौन है, अपना पेट कौन खराब करता है। फिर दूसरा एंग्जाइटी है तो चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मूड चेंज हो जाएगा। मैंने कहा पैसा खर्च करके किसको मूड चेंज होता है, किसी का पैसा खर्च हो तो मूड चेंज हो जाए कि बढ़िया फ्री में चीज मिल जाए। खुद का पैसा खर्च करके कैसे आपको, आप मतलब तरह तरह के लोग, आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल। तो मान लीजिए आपके बच्चा ऐसा है तो आप क्या करोगे उस केस में, सबसे पहले कार्ड ब्लॉक करोगे ताकि और पैसा यूज ना हो सके। तो सेम आपकी कंपनी की हालत खराब इसलिए हुए हैं क्योंकि आप एक्सेस पैसा यूज करते हो, एक्सेस पैसा आपने बोरो कर रखा है, तो उसको ब्लॉक करना है।
तो आप अगर तो शेयर फुली पेड अप है तो फिर तो आप नए शेयर इशू कर ही नहीं सकते, और अगर फुली पेड अप नहीं है तो आप मानते हो ये शेयर होल्डर के लिए कंटीजेंट लायबिलिटी है, कंपनी जब भी पैसा मांगेगी उनको देना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा ना हो सके इसलिए शेयर को सबसे पहले अगर फुली पेड अप नहीं है तो जितना पार्टली पेड अप है उसी को फुली पेड अप में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है? दूसरा, व्हेन एक्सेस पेड अप कैपिटल इज पेड अप, अगर आपके पास एक्सेस पैसा है तो उसको पेड, यानी कि इट्स लाइक रीपेमेंट टू शेयर होल्डर्स। अगर आपके पास एक्सेस पैसा है और आपने ज्यादा पैसा बोरो कर रखा है और आपको लगता है कि ये ज्यादा पैसा ही आपको तंग कर रहा है, ये ज्यादा पैसा ही तंग कर रहा है, तो आप अपने लायबिलिटीज को पे ऑफ करो और लायबिलिटीज में शेयर होल्डर को भी पे कर दो। ठीक है, ऐसा होता है कई बार आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा होता है, आपको पता लगता है कि ये पैसा हम ना मिस यूज कर लेंगे, खराब कर लेंगे, घर पे पड़ा हुआ पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, हमने पहले भी पैसे को खराब किया, ये भी खराब हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम अपने कम से कम इन पैसे का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी लायबिलिटीज को, कंपनी की लायबिलिटी को ही खत्म कर दो ताकि लायबिलिटी का बर्डन तो कम हो। ऐसा होता है ना, सपोज करो आपके घर में बहुत सारा पैसा आया और वो पैसा आपको लगता है कि अगर आप उसको सही यूज ना कर पाओ तो वो आप खर्च कर दोगे, लोगों के कंट्रोल में नहीं होता, तो आप उस पैसे को मिस यूज कर लोगे। इससे बेटर क्या है कि उस पैसे का कहीं सही उपयोग कर लो। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप अपनी लायबिलिटी को खत्म कर लो, कभी जरूरत पड़ेगी फिर बोरो कर लेंगे। ठीक, तो ऐसे केस में अगर आपके पास एक्सेस पैसा है और आपको लगता है कि आपने ज्यादा पैसा बोरो कर रखा है तो आप अपने एक्सेस शेयर कैपिटल को पे ऑफ कर दीजिए। व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कंपनी टू एम्प्लॉय प्रॉफिटेबल इट्स पेड अप कैपिटल, अगर आपको लगता है कि आप सारा पैसा सही तरीके से यूज नहीं कर सकते, देन इन सच ए केस कंपनी आपका एक्सेस कैपिटल को रिफंड कर सकती है टू इट्स शेयर होल्डर। वो चाहती है कि वो उस पैसे को रिफंड कर दे, वापस कर दे अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो ये भी है। अब बोलोगे सर डिवेंचर होल्डर को नहीं वापस करना चाहिए, उनके बाद ही इनका नंबर आया होगा तो इसलिए इनको पे किया है। क्वेश्चन बोलेगा इनको पे करने को तो कर देंगे, क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन बोलेगा, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में बोला होगा कि आप एक्सेस शेयर कैपिटल को पे ऑफ कर दो तो कर दो। हाई कोर्ट ने स्कीम अप्रूव की है तो स्कीम कुछ मैरिट्स पे ही बनी होगी ना, तो आपको स्कीम के ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं करना है ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो तो हाई कोर्ट देखेगा ना ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता। BIFR ने स्कीम बनाई होगी, ठीक है, और हाई कोर्ट ने अगर अप्रूव की होगी, BIFR ने आपकी हालत के हिसाब से स्कीम बनाई होगी कि ये चीजें कर लो तो शायद कंपनी बीमारी से बच जाए, कंपनी रिवाइव हो जाए, और हाई कोर्ट उसको ठीक करता है, अप्रूव करता है। तो दो बड़ी बड़ी पार्टीज, दोनों सरकार की संस्थाएं, हाई कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है और BIFR गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों ने अगर स्कीम अप्रूव की है, एक ने बनाई है दूसरे ने अप्रूव किया, तो सोच समझ के बनाई होगी। तो तुम अपना दिमाग मत लगाओ ज्यादा, जो बोला है वो कर दो बस। ठीक है, तो अगर उनको लगता है कि एक्सेस पैसा शेयर होल्डर को मोड़ना है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो आप वो वापस कर दीजिए। X Limited is having 1 lakh equity share of rupees 10 each fully paid up, being over capitalized, company being over capitalized, कंपनी क्या है, ओवर कैपिटलाइज है, डिसाइडेड टू पे ऑफ ₹4 पर शेयर टू ईच ऑफ इट्स शेयर होल्डर, तो वो अपने शेयर होल्डर को वापस कर देगी ₹4 पर शेयर। तो कितना वापस होगा, 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कैश और बैंक 4 लाख हो जाएगा। बीइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 4 पर शेयर इज पेड ऑफ बाय कंपनी एंड शेयर बिकम ऑफ 10 ईच 6 पेड अप, शेयर बिकम 10 ईच 6 पेड अप। ठीक है, तो ये भी आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट है। नेक्स्ट, व्हेन पेड अप कैपिटल विच इज लॉस्ट और नॉट रिप्रेजेंटेड इज कैंसल्ड, अगर मान लो आपका जो शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो ऑलरेडी बर्बाद कर लिया हमने, वेस्ट कर दिया है, उसको कैंसिल करना है। ठीक है, तो मतलब सपोज करो आपने 10 लाख दिया था, 4 लाख तो हमने सही तरीके से यूज ही नहीं किया और वो 4 लाख आपको वापस भी नहीं होगा, तो 4 लाख हम कैंसिल कर देंगे, तो उसको बोलते हैं व्हेन पेड अप कैपिटल। आपने पैसा दिया हुआ है विच इज लॉस्ट और वो पैसा वेस्ट हो गया, लॉस में चला गया है, तो आप अपने शेयर कैपिटल को लॉस नहीं दिखाओगे, हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर लेंगे, शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर लेंगे। मैं बोलूंगा मैंने आपको 10 लाख नहीं देना, मैंने 6 ही देना है, 4 लॉस हो गया। ठीक है, आपने मुझे 10 लाख दिया था, 10 लाख दिया था, 10 लाख में से मैंने 4 लाख का नुकसान कर लिया, वो नुकसान आप बियर करोगे शेयर होल्डर, तो मैं आपके शेयर कैपिटल को 10 की जगह 6 का कर दूंगा और 4 लाख कैंसिल कर दूंगा। उसको बोलते हैं व्हेन पेड अप कैपिटल इज रिड्यूस्ड। पेड अप कैपिटल रिड्यूस करने में 2 तरीके हैं, यानी कि यहां पे आप पेड अप कैपिटल, दिया हुआ पैसा कैंसिल कर रहे हो। इससे पहले हम दिया हुआ पैसा कैंसिल नहीं कर रहे थे, इससे पहले कैपिटल रिडक्शन में क्या कर रहे थे, यहां तो पैसा आया ही नहीं था, फुली पेड अप कर दिया था, और यहां जो एक्सेस पैसा मोड़ दिया था। यहां पर तीसरे केस में क्या है, आपके पास ऑलरेडी पैसा आ चुका है,
आपके पास, लेकिन अब आप उसको कैंसिल कर रहे हो, आए हुए पैसे को कैंसिल कर रहे हो कि लॉस हो गया वो पैसा, अब आपको वापस नहीं मिलेगा। ये शेयर 10 लाख के थे, अब हम 6 लाख की मानेंगे, 4 लाख उड़ गया, ठीक है। तो इसमें दो तरीके से होता है, इसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल रिड्यूस होना। पेड अप कैपिटल को हमने रिड्यूस कर दिया। पेड अप कैपिटल दो तरीके से रिड्यूस होता है, ओनली पेड अप कैपिटल इज रिड्यूस और बोथ फेस वैल्यू एंड पेड अप कैपिटल इज रिड्यूस, दोनों। अगर सिर्फ पेड अप कैपिटल रिड्यूस हो रहा है तो क्या होता है, देखो, एक्स लिमिटेड इज हैविंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each फुली पेड अप। कंपनी डिसाइडेड टू, फुली पेड अप है, 10 लाख आ चुका है, 1 लाख शेयर्स हैं, 10 each है, यानी कि 10 लाख फुली पेड अप है, 10 का 10 लाख हम शेयर होल्डर से ले चुके हैं। कंपनी डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल टू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 5 पेड अप। हम उसको 1 लाख शेयर्स और 5 पेड अप कर रहे हैं, हालांकि 1 लाख शेयर ऑलरेडी 10 पेड अप है, फुली पेड अप है, हम उसको रिड्यूस करके 1 लाख शेयर और 5 पेड अप कर रहे हैं, यानी कि हर शेयर होल्डर का 5 रुपया उड़ा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कैपिटल रिड्यूस करना, कैपिटल रिड्यूस करना। तो अब आपके पास पहले शेयर कितने थे, 1 लाख शेयर थे ऑफ 10 each, ठीक है, उसको रिड्यूस करके हमने क्या कर लिया, 1 लाख शेयर ऑफ 10 each 5 पेड अप। पहले शेयर था 1 लाख शेयर ऑफ 10 each फुली पेड अप, अब आपने कर दिया 1 लाख शेयर ऑफ 10 each 5 पेड अप, 5 रुपए उड़ा दिए, तो 5 रुपए से आपका शेयर कैपिटल कम कर दिया। तो क्या हो जाएगा, 1 लाख शेयर्स है, हर शेयर के 5 रुपए उड़ गए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गया और इसको हमने कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दिया। ये कैपिटल रिडक्शन लॉस राइट ऑफ करने के काम आएगा, ठीक है, ये लॉस राइट ऑफ करने के काम आएगा। तो शेयर कैपिटल का पैसा हमने उड़ा दिया है, ठीक। अब यहां पर शेयर क्या है, हमने फेस वैल्यू कम नहीं किया है, हमने किया 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each फुली पेड अप, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया 1 लाख शेयर ऑफ 10 each 5 पेड अप, यानी कि पेड अप कैपिटल रिड्यूस कर दिया। शेयर आज भी 10 रुपए का है, पहले फुली पेड अप था, अब 5 पेड अप कर दिया हमने, 5 रुपए हमने उसके कैंसिल कर दिए। यानी कि इस केस में कंपनी चाहे तो फाइनल कॉल कर सकती है। अब पहले क्या था, पहले था 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each फुली पेड अप, 10 लाख था, इसको कर लिया 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each रुपीस 5 पेड अप, कितना हो गया, 5 लाख। तो अब देखो, शेयर तो पहले भी 10 का था, अभी 10 का है, पहले फुली पेड अप था, अब 5 पेड अप है। तो कंपनी जब चाहे इनके ऊपर फाइनल कॉल कर सकती है, शेयर फुली पेड अप नहीं है, कंपनी जब चाहे यहां पर फाइनल कॉल कर सकती है, क्योंकि शेयर फुली पेड अप नहीं है। इसको बोलते हैं कि सिर्फ पेड अप पार्ट रिड्यूस किया, फेस वैल्यू रिड्यूस नहीं हुई है। ये ज्यादा खतरनाक है, शेयर होल्डर को दोहरा नुकसान होता है। एक तो 5 रुपए उड़ा लिए, और कंपनी जब चाहे 5 रुपए की कॉल और कर सकती है। हम शेयर होल्डर को बोलते हैं भाई तुम्हारी गलती है, सबसे ज्यादा लॉस तुम बियर करो, ठीक है। तो ये कैपिटल रिडक्शन सर कहां जाएगा, ये लॉस, जितने भी लॉसेज राइट ऑफ आ रहे होंगे उनको राइट ऑफ करने में मदद करेगा हमारी, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। यहां आपका शेयर जो है वो पहले भी 10 का था, अभी भी 10 का है, सिर्फ उसका पेड अप पार्ट रिड्यूस हुआ है। अगर मैं इसको ये कर दूं, एक लाख शेयर और 5 each फुली पेड अप 5 लाख, यहां पर भी पेड अप कैपिटल कम हो गया, यहां पर हमने फेस वैल्यू भी कम कर दी है शेयर की, पेड अप कैपिटल भी कम किया, 10 लाख से 5 लाख हो गया, और फेस वैल्यू भी कम कर दिया। यहां पर शेयर होल्डर से और पैसा मंगवाया नहीं जा सकता, तो इस केस में एंट्री डिफरेंट हो जाएगी। हम पुराने शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, नए शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। फर्क है, देखो पहले वाली एंट्री में क्या था, शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 5 लाख, ठीक है, 5 लाख से आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया, शेयर फुली पेड अप नहीं है। अगर शेयर फुली पेड अप होते, यहां पे सिर्फ पेड अप कैपिटल रिड्यूस हुआ है, यहां पे सिर्फ पेड अप कैपिटल रिड्यूस हुआ है, फेस वैल्यू रिड्यूस नहीं हुई। अगर फेस वैल्यू रिड्यूस होती तो क्या होता, शेयर कैपिटल डेबिट, 10 लाख का शेयर कैपिटल खत्म कर दो पुराने वाला, टू शेयर कैपिटल नए वाला 5 लाख,
और टू कैपिटल रिडक्शन। अगर फेस वैल्यू भी रिड्यूस होगी तो ये एंट्री हो जाएगी। अगर सिर्फ पेड अप पार्ट रिड्यूस होगा तो ये वाली एंट्री होगी। अगर पेड अप पार्ट और फेस वैल्यू दोनों रिड्यूस होंगे तो ये वाली एंट्री हो जाएगी। ठीक है, देखिए तो व्हेन पेड अप कैपिटल रिड्यूस, आपका सर पेड अप कैपिटल रिड्यूस हुआ तो इसमें ओनली पेड अप कैपिटल रिड्यूस होगा तो एंट्री हो जाएगी। एक्स लिमिटेड इज हैविंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप, कंपनी डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल टू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 5 पेड अप। फेस वैल्यू रिड्यूस नहीं हो रही है, पेड अप पार्ट रिड्यूस हो रहा है, तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे और जितना पेड अप पार्ट कैपिटल रिड्यूस हुआ है, पेड अप कैपिटल रिड्यूस हुआ उसको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर आज भी 10 का ही एक है, लेकिन पहले 10 पेड अप था, अब 5 पेड अप हो गया, इसलिए नया शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं किया। लेकिन अगर आप ये करोगे जिसमें फेस वैल्यू और पेड अप पार्ट दोनों को रिड्यूस कर दोगे तो एंट्री देखो क्या होगी। एक्स लिमिटेड इज हैविंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप, वो फुली पेड अप है। कंपनी डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल टू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच फुली पेड अप। इसका मतलब 1 लाख शेयर्स हैं, 10 का एक है, फुली पेड अप है। कंपनी डिसाइड करती है रिड्यूस करेंगे टू 1 लाख शेयर्स और 5 ईच फुली पेड अप, यानी कि आपने फेस वैल्यू भी रिड्यूस कर दी शेयर कैपिटल की, 10 से 5 आ गई, और पेड अप पार्ट भी 10 से 5 आ गया, यानी कि शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू भी चेंज होगी और पेड अप पार्ट भी चेंज हो गया। इस केस में आप देखो पुराने वाला शेयर कैपिटल पूरा डेबिट हो जाएगा, 1 लाख इंटू 10 फुली पेड अप था, डेबिट हो गया। नए वाला शेयर कैपिटल आएगा 1 लाख और 5 ईच फुली पेड अप, वो नया शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और जो डिफरेंस आएगा, जो पेड अप पार्ट रिड्यूस हुआ है, वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, और जो कि हम यूज करेंगे लॉसेस को राइट ऑफ करने में। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि सर पेड अप पार्ट रिड्यूस हुआ है या फेस वैल्यू रिड्यूस हुई है? ध्यान से पढ़ना, कहीं ना कहीं लिखा होगा शेयर की अगर फेस वैल्यू चेंज होगी है तो इसका मतलब पेड अप पार्ट और फेस वैल्यू दोनों रिड्यूस हुए हैं। अगर मोस्ट कॉमन यही होता है, फेस वैल्यू और पेड अप पार्ट दोनों रिड्यूस होते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये होता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, नीचे कहीं ना कहीं लिखा होगा कंपनी की फेस वैल्यू पहले 10 थी या 5 होगी है। क्वेश्चन के किसी ना किसी पॉइंट में लिखा होगा, स्कीम में कहीं ना कहीं लिखा होगा, जैसे ऊपर लिखा होता है 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है, उसमें से 5 रिड्यूस हो गए। नीचे जाके लिखा हुआ है कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1 लाख मोर शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, तो इसका मतलब पेड अप पार्ट भी रिड्यूस हुआ है और फेस वैल्यू भी रिड्यूस हुई है। तो क्वेश्चन के नीचे जाके आपको आइडिया लग जाता है कि पेड अप पार्ट और फेस वैल्यू दोनों रिड्यूस हुए हैं कि अकेला रिड्यूस हुआ है। कहीं ना कहीं या कंपनी ने डायरेक्टर को शेयर इशू किया 1 लाख शेयर ऑफ 5 ईच, इसका मतलब शेयर 5 का हो गया। पहले ऊपर पॉइंट में लिखा था 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच रिड्यूस बाय 5, ये नहीं बताया कि पेड अप पार्ट या फेस वैल्यू रिड्यूस हुई है या पेड अप पार्ट रिड्यूस हुआ है या दोनों रिड्यूस हो गए, ये क्वेश्चन बता नहीं रहा। लेकिन नीचे जाके चौथे 5वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि कंपनी ने अपने डायरेक्टर को शेयर इशू किए 1 लाख शेयर ऑफ ₹5 ईच, या कंपनी ने पब्लिक को शेयर इशू किए 1 लाख शेयर ऑफ ₹5 ईच, या कंपनी ने क्रेडिटर को शेयर इशू किए 1 लाख शेयर ऑफ ₹5 ईच। दैट मीन्स फेस वैल्यू भी 10 थी पहले और 5 हो चुकी है। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि अकेला पेड अप पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ, पेड अप पार्ट और फेस वैल्यू भी रिड्यूस हुई है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। इसके बाद आता है और क्या तरीका हो सकता है। देखो ये तो शेयर होल्डर नुकसान बियर करेंगे, वापस आइए, ऑल्ट्रेशन क्लियर हो गया। ऑल्ट्रेशन में हम सिर्फ ऑल्टर करते हैं शेयर कैपिटल को। क्वेश्चन में ऑल्ट्रेशन का पॉइंट शुरू में आता है अगर होगा तो, क्वेश्चन में ऑल्ट्रेशन का पॉइंट शुरू में ही होगा अगर होगा तो। ऑल्ट्रेशन में या तो कंसोलिडेशन होगी या सब डिवीजन होगी, ठीक, इससे आपका पेड अप कैपिटल चेंज नहीं होता, ये जस्ट ऑल्ट्रेशन है। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, इसमें भी शेयर होल्डर के राइट फ्यूचर के लिए वेरी करेंगे, फ्यूचर के लिए वेरी करेंगे। यहां पर भी कोई कैपिटल रिड्यूस नहीं हो रहा है, जस्ट फ्यूचर के लिए शेयर होल्डर के राइट वेरी करेंगे, क्यूमुलेटिव को नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग को नॉन पार्टिसिपेटिंग, या डिविडेंड का रेट चेंज कर देंगे प्रेफर शेयर होल्डर का। तो यहां पे भी कैपिटल रिडक्शन नहीं हो रही है, ये भी हम एक तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। यहां आपकी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होती है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में यहां हम शेयर कैपिटल होल्डर को बोलते हैं कि लॉस बियर करो। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में अगर ये वाला पार्ट, 3 पार्ट इसमें मेन है। पहला तो हम अपने शेयर होल्डर को, हम के पास जो अनपेड पार्ट है उनको कैंसिल कर देते हैं, शेयर को फुली पेड अप कर रहे हैं। यहां पे भी कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं हो रही एक तरीके से, हम बस ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो पैसा नहीं मंगवाया वो और ना मंगवाया जाए। शेयर पार्टली पेड अप थे, कन्वर्ट देम इनटू फुली पेड अप। यहां पे भी कोई नुकसान नहीं हुआ, शेयर होल्डर का कोई नुकसान नहीं हुआ, इनफैक्ट उनका तो फायदा ही हुआ कि उनके शेयर पार्टली पेड अप थे, फुली पेड अप कन्वर्ट हो गए। ये भी हम रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि कंपनी और कैपिटलाइज ना हो जाए, ज्यादा पैसा ना मंगवा ले, पहले ही हालत खराब है। कई बार कंपनी को लगता है कि पैसा मंगवा के ठीक हो जाएगा
तो वो हम ना कर सके इसलिए ये कर दिया गया। दूसरा ये कि हमारे पास कई बार सरप्लस पैसा होता है, यहां पे भी कैपिटल रिडक्शन नहीं हो रही, हम उनका पैसा एक्सेस पैसा वापस कर देते हैं। हम ओवर कैपिटलाइज है, हमारे पास सरप्लस मनी है, वो पैसा मिसयूज हो रहा है, इसी वजह से हमारी हालत खराब है, तो हम एक्सेस पैसे से अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर लेंगे, तो वो रिड्यूस करेंगे, वो भी आपका यहां एंट्री ए हो जाएगी। तीसरा, यहां हम अपने शेयर होल्डर को बोलेंगे कि तुम नुकसान बियर करो, यहां से नुकसान बियर करना स्टार्ट है। इससे पहले तो हम जस्ट एक तरीके से ऑल्ट्रेशन कर रहे थे पहले में, दूसरे में हम उनके राइट्स को वेरी कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तीसरे में एक्सेस पैसा पे ऑफ कर रहे हैं। अब देखोगे ना कैपिटल रिडक्शन में भी पहले पॉइंट में तो हम उनको फुली पेडअप कर रहे हैं, पार्टली पेडअप को फुली पेडअप कर रहे हैं ताकि और पैसा ना मंगवाया जा सके। फिर दूसरे केस में हम हमारे पास एक्सेस पैसा है वो पे कर रहे हैं ताकि उनको शेयर कैपिटल को कम कर दिया जाए। यहां तक तो नुकसान ही नहीं हुआ, शेयर होल्डर को कोई नुकसान नहीं हुआ, यहां तक तो एक तरीके से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं हम लोग। पहला ऑल्ट्रेशन में भी कोई शेयर होल्डर को नुकसान नहीं हुआ, शेयर या तो सब डिवाइड हुआ या कंसोलिडेट हुआ या शेयर स्टॉक में कन्वर्ट हुआ या स्टॉक शेयर में कन्वर्ट हुआ। दूसरा, जब हम शेयर होल्डर के राइट को वेरी कर रहे हैं तो फ्यूचर के लिए नुकसान हुआ, आज की डेट में उनको कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तीसरा, जब उनके उसको रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन में पहले पॉइंट में तो कोई नुकसान नहीं है, पहले पॉइंट में तो उनका पार्टली पेडअप को फुली पेडअप कर दिया, उसमें क्या नुकसान हो जाएगा उनको। दूसरा, दूसरे पॉइंट में जो उनका एक्सेस पैसा वो वापस कर दिया, उनमें भी शेयर होल्डर को कोई नुकसान नहीं है। तीसरे पॉइंट में आके उनका पेडअप कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, यहां पर उनका आया हुआ पैसा कैंसिल कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट है जहां पे उनको नुकसान हो रहा है, ठीक है। और जो कैंसिल किया हुआ पैसा वो जो हमारे पास आ गया, जो हमने कैंसिल कर दिया, वो अमाउंट यूज करेंगे लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, क्योंकि वो खत्म हो चुका है। वैसे भी लॉस आए हो उनके साथ एडजस्ट कर देंगे, और लॉस को कहां से एडजस्ट कर रहे हैं, हमारे पास प्रॉफिट तो आ नहीं रहा इतना रेवेन्यू से कि हम लॉस को वहां से एडजस्ट कर देंगे, शेयर कैपिटल से एडजस्ट करेंगे ना, लायबिलिटी से एडजस्ट करोगे। अगर आपको लॉसेज आ रही है तो लॉसेज को एडजस्ट तो करना पड़ेगा, वो लॉस कहां से एडजस्ट करोगे, सर पीएनएल में डेबिट कर लेंगे, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा, लॉस कहां से एडजस्ट हो जाएंगे, लॉस इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो उनको राइट ऑफ भी तो करना है ना। उस राइट ऑफ करने के लिए हम कैपिटल रिडक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और कैपिटल रिडक्शन शेयर होल्डर को बोलेंगे भाई आप अपना शेयर कैपिटल कैंसिल करो थोड़ा बहुत, ताकि हम लॉसेज को राइट ऑफ कर दें। अब यहाँ पे पेड अप पार्ट कैंसिल हो सकता है, या पेड अप पार्ट या फेस वैल्यू दोनों कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको दोनों बता दिया। क्वेश्चन में पेड अप पार्ट कैंसिल होगा तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा, और जितना पेड अप कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन। अगर पेड अप पार्ट और फेस वैल्यू दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो पुराने शेयर कैपिटल पूरा डेबिट हो जाएगा टू नया शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। क्वेश्चन में अगर आपको नहीं पता चल रहा कि पेड अप पार्ट या फेस वैल्यू है, तो आपको नीचे पूरा क्वेश्चन रीड करना है और देख लेना है, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि पेड अप पार्ट रिड्यूस हुआ है या पेड अप पार्ट या फेस वैल्यू दोनों रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। ज्यादातर केस में आप देखोगे फेस वैल्यू भी रिड्यूस हो चुकी होती है, आप नीचे पढ़ोगे क्वेश्चन तो आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। ये हम दूसरों को बोलते हैं, अपने डिवेंचर होल्डर को या क्रेडिटर को बोलते हैं कि तुम भी थोड़ा बहुत त्याग करो ताकि लॉस को राइट ऑफ किया जा सके, उनके लिए ये पॉइंट है। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सम ऑफ द केसेस, हम सबको बोलते हैं ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की जो स्कीम यूज होती है ना, वो हम डिवेंचर होल्डर को, क्रेडिटर को या अदर लायबिलिटी होल्डर को हम बोलते हैं कि भाई तुम भी थोड़ा बहुत अपना लॉस बियर करो और अपने पैसे को कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करो ताकि हम जितने भी लॉसेज हैं उनको राइट ऑफ कर सकें। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लॉसेज इकट्ठे हो चुके हैं और कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो रही है, बर्डन बढ़ता ही जा रहा है, तो उन लॉसेज को राइट ऑफ करना पड़ेगा। लॉस पीएडएल से तो राइट ऑफ नहीं हो रही है क्योंकि पीएडएल में तो लॉस आ रहा है, तो या आ भी रहा है तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ रहा है, गेन भी आ रहा है तो थोड़ा बहुत आ रहा है, तो हम इन बड़े बड़े लॉसेज को कहाँ से राइट ऑफ करें? हम उनको लायबिलिटीज के साथ राइट ऑफ करेंगे। तो इसलिए हम सबको बोलेंगे कि थोड़ा थोड़ा पैसा आप अपना त्यागो ताकि हम लॉसेज को उन जो त्याग है जो आपने किया उनके साथ एडजस्ट कर सके। तो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट को में हम यही बोलेंगे। हम शेयर होल्डर को क्या बोलेंगे कि आपने जितने भी रिजर्व हैं, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे पीएनएल रिजर्व हो, उनको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दो। वो रिजर्व हम यूज करेंगे आपके लॉसेज को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो वो रिजर्व डेबिट होंगे और आपका कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। चाहे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट कर दो, चाहे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कर लो, जैसे मर्जी कर लो, चाहे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यूज कर लो, चाहे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूज कर लो, एक ही बात है। तो मैं सारी एंट्रीज में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ही यूज करूंगा, ठीक है।
फिर दूसरा, हम आउटसाइड लायबिलिटीज को भी बोलेंगे, क्रेडिटर्स को, डिवेंचर होल्डर को बोलेंगे कि तुम भी अपनी लायबिलिटी थोड़ी बहुत कम कर दो। तो हम उनकी लायबिलिटीज को या उनकी प्रोविजंस को उठाएंगे और उसे भी कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। उनको बोलेंगे तुम भी थोड़ा बहुत त्याग करो, ताकि हम, त्याग करने का मतलब यही है कि तुम भी अपनी लायबिलिटी का कुछ पोर्शन छोड़ दो, कैंसिल करवा लो, ताकि उस जो कैंसिलेशन से जो अमाउंट आएगी उसका यूज हम लॉसेस को राइट ऑफ करने में कर ले। लॉस एसेट साइड में पड़े होंगे, लॉस कहां होगा? एसेट साइड में, ठीक है। या हमारे एसेट में लॉस पड़ा होगा, हमारे एसेट की बुक वैल्यू बहुत ज्यादा और मार्केट वैल्यू बहुत कम है, उनमें लॉस छिपा हुआ है। पीएल के डेबिट बैलेंस में लॉस पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट में लॉस पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री में लॉस पड़ा हुआ है, उन लॉसेस को निकाल के इनके साथ राइट ऑफ कर देंगे। तो इसलिए हमें चाहिए पैसा, तो हम स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज में वो करेंगे। तो शेयर होल्डर को क्या बोलेंगे कि आप शेयर होल्डर भाई साहब, आपके पास जो रिजर्व पड़े हुए जनरल रिजर्व है या आपके पास कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह पड़े हुए, उनको हमें दे दीजिए, हम उसको भी कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे, सो दैट वी कैन यूज दैट फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस, ठीक है। अगेन हम अपने आउटसाइड लायबिलिटीज को बोलेंगे, क्रेडिटर को, डिवेंचर होल्डर को, कि आप अगर आपने 10 लाख लेना है तो आप 6 लाख लेना, 4 लाख छोड़ दो, तो उस पैसे को भी हम लोग कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। आउटसाइड लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, उनकी लायबिलिटी को कम करेंगे, और अगर कोई प्रोविजन है उसको भी डेबिट करेंगे और उसको भी कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। जितना जितना वो त्यागेंगे उतना उतना ट्रांसफर कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक्स लिमिटेड इज हैविंग फॉलोइंग क्रेडिटर्स इन बैलेंस शीट। इनकी बैलेंस शीट में आपके पास क्रेडिटर्स है क्या? 12% डिवेंचर है 1 लाख के, और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 50,000 के, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, डिवेंचर होल्डर एग्री to reduce rate of interest from 12% to 10% in lieu of 50% amount is paid off। कहता है हमें 50% पे कर दो, हमें 50% पे कर दो, हम अपना इंटरेस्ट फ्यूचर में 12% से 10% पे कर देंगे। हम अपना 12% पे 12% से 10% पे कर लेंगे। इन्होंने फ्यूचर के लिए लॉस बियर कर लिया, कैपिटल रिडक्शन नहीं किया। कहते हैं हम पैसा पूरा लेंगे, 50% हमें फ्यूचर में दे देना, लेकिन फ्यूचर में हमें 12% की जगह 10% पे दे देना, और बाकी का 50% अगर आप अभी पे करते हो तो हम फ्यूचर में 12 की जगह बाकी पैसे पे 10% ले लेंगे, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? पुराने डिवेंचर होल्डर्स डेबिट हो जाएंगे, ठीक, 1 लाख, आधे डिवेंचर पे कर दिए 10%, इसी में से आधे पे कर दिए टू कैश और बैंक, और बाकी के डिवेंचर 12% की जगह 10% में कन्वर्ट कर दिए। यहां कोई भी कैपिटल रिडक्शन नहीं हुआ, यहां उन्होंने कोई अमाउंट कैंसिल नहीं किया। रीजन बीइंग, उन्होंने बोला कि हम फ्यूचर के लिए अपनी लायबिलिटी कम कर देंगे, लेकिन जो ऑलरेडी पैसा लेना है वो कम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कैपिटल रिडक्शन नहीं की है, जस्ट उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया थोड़ा बहुत कि हम इतना कर लेंगे कि फ्यूचर में आधे पैसे पे 12 की जगह 10% ले लेंगे। शर्त यह है कि आप अभी आधा पैसा मोड़ दो। तो हम क्या करेंगे, 12% डिवेंचर डेबिट कर लेंगे और 10% डिवेंचर क्रेडिट कर लेंगे जो कि नया होगा, और टू कैश और बैंक आपका 50,000 जो पे कर देंगे। क्रेडिटर्स एग्री टू गिव अप, अब देखो ये गिव अप कर रहे हैं, गिव अप, ये छोड़ रहे हैं अपना पैसा। गिव अप 25% आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन ल्यू ऑफ 20% रिमेनिंग अमाउंट इज पेड अप। तो अब देखो क्रेडिटर्स कितने हैं? 50,000। कहते हैं कि अगर हम क्रेडिटर एग्री टू गिव अप 25%, यानी कि कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। कैपिटल रिडक्शन कितना बन रहा है? 25%, तो 5,000। ऐसे ही है ना? एक मिनट, क्रेडिटर एग्री टू गिव अप 25% आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इसका 25% कितना बन रहा है? 10,000, 12,500 ना, सॉरी 12,500, ठीक है। इन ल्यू ऑफ 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज पेड अप, और बाकी 20% जो है वो बाकी के जो बचा उसमें 20% पे कर दो। तो कैश कितना आएगा? 37,500 बच गया, उसका 20% कितना आ गया? 7,500। तो इसका मतलब क्रेडिटर 20,000 से कम हो जाएंगे, ठीक है, 20,000 से कम हो जाएंगे। कैपिटल रिडक्शन में 12,500 और कैश हो जाएंगे 7,500, और क्रेडिटर कितने बच जाएंगे? 30,000 के। 30,000 के क्रेडिटर्स अभी भी बचे हुए हैं। देख लीजिए कोई डाउट है इसमें? तो क्रेडिटर कितने थे? 50,000 के। क्या कह रहा है? 25% छोड़ देंगे, कैंसिल कर लेंगे, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, यानी कि 12,500, 12,500 कहां जाएगा?
कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, 12,500 कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। उसके बाद जो बचा उसमें से कहते हैं 20% पे कर दो, यानी कि 37,500, 50,000 में से 12,500 तो कैंसिल हो गया, 37,500 बच गया। 37,500 का 20% कहते हैं हमें पे कर दो, तो 7,500 उनको पे कर देंगे और वो पे कर दिया हमने, और बाकी ये एंटी क्राइटर 20,000 से कम हो जाएंगे, 12,500 उसने छोड़ दिया और 7,500 हमने पे कर दिया, तो ये एंट्री हो जाएगी। 30,000 के क्राइटर अभी भी हमारी बुक्स में रहेंगे। तो ये आपकी स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज है। और एग्जांपल देखते हैं। एक्स लिमिटेड इज हैविंग फॉलोइंग इन इट्स बैलेंस शीट, रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख का, ठीक, 15% डिबेंचर ये आपके 20 लाख के हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये आपके पास 5 लाख है, और क्रेडिटर्स आपके पास 2 लाख है, ठीक। रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं, 10 लाख का, 15% डिबेंचर 20 लाख, 20 लाख यहां, ठीक, 20 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5 लाख है, क्रेडिटर्स आपके पास 2 लाख के हैं। ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मेंबर ऑफ क्रेडिटर एग्री टू द फॉलोइंग, ठीक है, मेंबर एग्री टू गिव अप देयर राइट इन रिजर्व एंड सरप्लस। मेंबर्स कहते हैं हम अपने रिजर्व एंड सरप्लस को त्याग देते हैं, यानी कि सारे का सारा रिजर्व एंड सरप्लस उठा के कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। पहली एंट्री चेक कर लो, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन हो जाएगी। दूसरा, डिबेंचर होल्डर एग्री टू वेव ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड 25% अमाउंट इन लिeu ऑफ 18% ऑफ डिबेंचर। कहता कि मैं हम अपना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट छोड़ देंगे, ये नहीं लेंगे, ये कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा, एज वेल एज 25% डिबेंचर में से भी कैंसिल कर लेंगे, 5 लाख के डिबेंचर्स ये भी कैंसिल कर लेंगे, अगर आप बाकी के लिए 18% डिबेंचर दे दोगे, यानी कि डिबेंचर में से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर सीधा ही हो गया। वो कहता है ना, डिबेंचर होल्डर एग्री टू वेव ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कहते हैं हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिडक्शन में आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दोगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। दूसरा, कहते हैं बाकी के जो डिबेंचर बच गए, मतलब जो डिबेंचर है, कहते 25% हम वो भी छोड़ देंगे, लेकिन रिमेनिंग के लिए हमें 18% डिबेंचर दे दीजिए, तो 25% ऑफ अमाउंट ये भी छोड़ देंगे इन लिeu ऑफ 18% डिबेंचर। तो हमारे पास डिबेंचर कितने हैं चेक कर लेते हैं, डिबेंचर है 20 लाख के, 20 लाख डेबिट हो जाएगा पुरानी डिबेंचर 15% टू कैपिटल रिडक्शन 5 लाख, 25% 5 लाख, और 15 लाख के लिए 18% डिबेंचर उनको दे देंगे, यानी कि वो 20 लाख में से 5 लाख छोड़ने को तैयार है, अगर रिमेनिंग डिबेंचर के लिए उनको 18% डिबेंचर इशू हो जाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी चेक कर लो, 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। 18% डिबेंचर 15 लाख के लिए, 5 लाख हमने कैंसिल कर दिया, उन्होंने कहते हैं हम छोड़ देंगे, छोड़ने का मतलब कैंसिल कर दो उनका पैसा, और इस कैपिटल रिडक्शन को यूज कर लो लॉसेस को राइट अप करने के लिए। नेक्स्ट, क्रेडिटर एग्री टू गिव अप 25% अमाउंट इन लिeu ऑफ फाइनल सेटलमेंट, कहते हैं कि आप हमें पूरा पैसा दे दीजिए, 25% छोड़ देंगे, तो यानी कि क्रेडिटर को डेबिट कीजिए, 25% इसका कितना बनता है 50,000, 1,50,000 आप पे कर दीजिए, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2 लाख खत्म कर दो, कहते पे कर दो बाकी का पैसा में, हम 25% छोड़ देंगे, छोड़ने का मतलब कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा 25%, और रिमेनिंग 75% के लिए आप पेमेंट कर दोगे। क्लियर है? तो दीज आर द एंट्रीज होंगी जो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। इसमें कुछ और भी हो सकता है, मतलब दीज आर जस्ट एन एग्जांपल, यू आस्क योर शेयर होल्डर्स टू गिव अप योर रिजर्व एंड सरप्लस, टू आस्क क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, अदर लायबिलिटी होल्डर्स की टू गिव अप सम ऑफ द अमाउंट, तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट स्कीम होगी, ठीक। तो ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है, हम अपने शेयर होल्डर को एक चीज और बोलेंगे कि भाई आप क्रेडिटर और अगर शेयर होल्डर नहीं मान रहे हैं, सॉरी क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर नहीं मांग रहे हैं, तो हम उनको शेयर देंगे। हम क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर को बोलेंगे कि आप अपने शेयर सरेंडर कर दो, कुछ शेयर छोड़ दो, वो शेयर हम क्रेडिटर्स को देके उनकी लायबिलिटी को सेटल कर देंगे, डिबेंचर होल्डर को देके उनकी लायबिलिटी को सेटल कर देंगे। तो वी कैन आस्क शेयर होल्डर, देखो अगर कंपनी डूबती है तो सबसे ज्यादा नुकसान शेयर होल्डर का होता है, तो शेयर होल्डर को ही लॉस सबसे ज्यादा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बियर करना पड़ेगा। पहला नुकसान उसने कैपिटल रिडक्शन में बियर कर लिया, ठीक है, कि पेड अप कैपिटल कम करवा लिया, ऑल्ट्रेशन में उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, ऑल्ट्रेशन में कोई नुकसान नहीं हुआ, स्कीम ऑफ वही वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट में भी उनका फ्यूचर में नुकसान होगा, ऐसे कोई नुकसान नहीं है, इक्विटी का तो कोई नुकसान नहीं है, और कैपिटल रिडक्शन में उनका नुकसान हुआ है कि उनका पेड अप कैपिटल कम कर दिया गया है, वो नुकसान हो गया। उनके अलावा उनको बोला जाएगा कि आप अपने शेयर्स को सरेंडर कर दो, ताकि वो शेयर्स
बाकी के लायबिलिटी होल्डर को दिए जा सके और उनके क्लेम को सेटल किया जा सके। नए शेयर इशू नहीं करेंगे हम लोग, हम अपनी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए शेयर्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो शेयर कहां से लाएंगे? नए शेयर इशू नहीं करेंगे मार्केट में। हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बोलेंगे कि तुम अपने शेयर को सरेंडर करो, छोड़ो कुछ शेयर, त्याग दो, और वो सरेंडर किए हुए शेयर्स ही हम डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर को देके सेटल कर देंगे। सर नए शेयर क्यों नहीं इशू कर सकते? स्कीम में नहीं मेंशन है। अगर स्कीम वालों को लगेगा कि नए शेयर इशू हो सकते हैं तो इशू कर देंगे, अगर उनको लगेगा कि नहीं शेयर इशू हो सकते तो ऐसे केस में हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही बोलेंगे कि वो अपने शेयर को सरेंडर करें, और सरेंडर करके जो शेयर कैपिटल आएगा वो उसी से हम अपनी लायबिलिटीज को खत्म कर दें, उनको शेयर देके। एंट्रीज इन केस ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर्स। एंट्रीज इन केस ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर सरेंडर बाय शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, शेयर कैपिटल डेबिट होगा तो शेयर को कैंसिल तो कर ही रहे हो ना, और टू शेयर सरेंडर, और शेयर सरेंडर ट्रांसफर कर दो यहां पर, ठीक है। दूसरा, अब ये शेयर सरेंडर कर लिए हमने, क्वेश्चन में मेंशन होगा कितने शेयर सरेंडर करवाए हैं। क्वेश्चन में ऑलवेज मेंशन होगा कि आपने कितने शेयर्स उनसे सरेंडर करवाए हैं, ऑलवेज मेंशन होगा। तो आप क्या करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, टू शेयर सरेंडर, आप सरेंडर करवा लोगे शेयर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर, क्लियर है। उसके बाद व्हेन सरेंडर शेयर्स आर रीइश्यू टू डिबेंचर होल्डर, और ये सरेंडर किए गए शेयर्स हम डिबेंचर होल्डर या क्रेडिटर को दे देंगे। ये सरेंडर किए हुए शेयर्स हम दे देंगे किसी को। अब अगर उनको शेयर देंगे तो पहले उनका पेड अप कैपिटल, उनका जो डिबेंचर का पैसा कैंसिल करवाएंगे तभी शेयर देंगे। मैं आपको शेयर दे रहा हूं सरेंडर किए हुए, आई मेक यू शेयर होल्डर, तो पहले अपने डिबेंचर और क्रेडिटर को कम करो, फिर मेरे से शेयर ले लो। तो आप क्या करोगे? व्हेन सरेंडर शेयर्स आर रीइश्यू टू डिबेंचर होल्डर, तो हम डिबेंचर होल्डर को बोलेंगे कि अपना पैसा कम करो, तो वो अपनी लायबिलिटी को कम करेंगे। डिबेंचर क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन, देन हम उनको शेयर इशू कर देंगे, शेयर सरेंडर डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल वापस से क्रेडिट हो जाएगा। इस चीज का ख्याल रखना। हम ये वाली एंट्री तो कर लेते हैं, ये वाली एंट्री करना भूल जाते हैं, ठीक है। हम डिबेंचर होल्डर को क्रेडिटर को फ्री में शेयर थोड़ी ना देंगे, हम दोनों एंट्रीज करेंगे। उनको बोलेंगे पहले आप अपना त्याग करो, अपनी लायबिलिटी कम करो, फिर हमसे शेयर ले लो। हम अपने शेयर होल्डर से क्या करवा रहे हैं? शेयर सरेंडर करवा रहे हैं, और शेयर सरेंडर होने का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और शेयर सरेंडर में ट्रांसफर कर लेंगे। और फिर जिसको भी ये शेयर दोगे पहले वो अपनी लायबिलिटी को त्याग करेगा, डिबेंचर होल्डर को या क्रेडिटर को, जिसको भी आप शेयर दोगे उसकी लायबिलिटी कम करो। कैसे करोगे आप? उनको डेबिट कर लीजिए, डिबेंचर होल्डर्स या डिबेंचर या क्रेडिटर को डेबिट कर लीजिए। जितनी लायबिलिटी वो कम करने को तैयार है तो कैपिटल रिडक्शन, वो लायबिलिटी कम कर दो। ये एंट्री क्वेश्चन में मेंशन नहीं होती है, ये खुद से करनी होती है। और फिर उनको शेयर, जितने शेयर सरेंडर करने हैं उनके शेयर डेबिट कर दो और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दो, उनको शेयर इशू कर दो, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद अगर हमारे पास कुछ ऐसे शेयर बच गए जो शेयर सरेंडर करवाए थे लेकिन किसी को रीइश्यू नहीं किए, तो उन अनइश्यूड सरेंडर्ड शेयर को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एंट्री करेंगे शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, वापस नहीं देंगे शेयर होल्डर को, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कि हमने शेयर सरेंडर करवाए थे, उसमें 75% लोग डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर में बांट दिए, 25% बच गए हैं, वो 25% हम कैंसिल कर देंगे और उसका पैसा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। ये कैपिटल रिडक्शन हम यूज करेंगे टू राइट ऑफ लॉसेस, ठीक है। एग्जांपल देखिए, X Limited is having 1 lakh equity share of ₹10 each. Company asked company shareholders to surrender 20% of their holdings. देखो, X Limited is having 1 lakh equity share of ₹10 each. नॉर्मली शेयर सरेंडर फुली पेड अप ही होते हैं, ठीक है, तो शेयर फुली पेड अप ही होंगे। X Limited is having 1 lakh equity share of ₹10 each. Company asked its shareholders टू सरेंडर 20% ऑफ देयर होल्डिंग, कहते हैं अपनी 20% होल्डिंग को सरेंडर कर लीजिए। आउट ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स 75% आर गिवन टू डिबेंचर होल्डर्स एंड रिमेनिंग टू क्रेडिटर, बाकी क्रेडिटर को दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सरेंडर कितने होंगे? पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर 2 लाख। कैसे 2 लाख? 10 लाख हो गया, 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, मल्टीप्लाई करोगे तो शेयर कैपिटल 10 लाख का, सरेंडर कितना हुआ? 20%, इसका मतलब 2 लाख का शेयर कैपिटल सरेंडर हो गया। एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर 2 लाख। इसमें से 75% डिबेंचर होल्डर को देंगे, यानी कि 1,75,000 का शेयर कैपिटल डिबेंचर को देंगे और
बाकी का क्रेडिटर को कितना 50,000 का, तो पहले उनसे इतना इतना पैसा सरेंडर तो करवा ले, इतना इतना पैसा कैंसिल तो करवा ले, इतनी इतनी लायबिलिटी कम तो करवा ले। तो डिवेंचर होल्डर को आप कितने शेयर कैपिटल दे रहे हो 1,50,000 का, तो डिवेंचर होल्डर अपने डिवेंचर को कितने से रिड्यूस करेगा 1,50,000 से पहले रिड्यूस करेगा, फिर शेयर देंगे उसको। तो अब देखो डिवेंचर होल्डर को आप शेयर दोगे, एंट्री करोगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, डिवेंचर अकाउंट सॉरी नॉट बैंक टू कैपिटल रिडक्शन, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 1,50,000 और फिर जो शेयर सरेंडर करवाए थे उनको इश्यू कर दिए, सरेंडर ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिमिलरली क्रेडिटर को कितने शेयर दे रहे हो आप सरेंडर किए हुए 50,000, तो कोई बात नहीं, उनसे भी उनके क्रेडिटर भी 50,000 से कम कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, फिर शेयर दे देंगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन और सरेंडर ऑफ शेयर टू शेयर कैपिटल, उनको 50,000 के शेयर दे देंगे कि पहले उनकी लायबिलिटी कैंसिल करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ये बात मेंशन नहीं होती है ये वाली, फिर भी हमें ये करनी होती है, एंट्री ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो ये हमने अब देखोगे हमने सारे के सारे मेथड्स कर लिए, मेथड्स ऑल्ट्रेशन कर लिया, वेरिएशन कर लिया, रिडक्शन कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, सरेंडर ऑफ शेयर कर लिया। तो इनकी मिक्सचर करके ही स्कीम बनाई जाती है, इन एंट्रीज को मिक्स करके ही स्कीम बनाई जाती है। अब ये तो ना सारी एंट्रीज लायबिलिटीज से रिलेटेड है, लायबिलिटीज से रिलेटेड, इनके अलावा एसेट्स में भी लॉस बुक करेंगे, उनकी एंट्रीज भी होंगी और पूरी स्कीम में सारा स्ट्रक्चर होगा। तो वो एंट्रीज कौन कौन सी होती है जो एक स्कीम के अंदर होती हैं, उनमें ये भी एंट्रीज होती हैं, इनके अलावा भी एंट्रीज होती हैं। स्कीम में तो वो एसेट में लॉस को रिकॉग्नाइज करने का, एसेट को बेचने का, एसेट को रिड्यूस करने का, एसेट को इंक्रीज करने का, उनको रिवैल्यू करने का, ठीक है। ये लायबिलिटी से रिलेटेड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यही होती है। लेकिन जब आप पूरी स्कीम बनाओगे तो एसेट साइड के लिए भी बनाओगे, तो लायबिलिटी साइड के लिए भी बनाओगे। तो उस स्कीम में कॉमन एंट्रीज कौन कौन सी होती है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड की एंट्री इन्हीं में से कोई ना कोई होंगी, मिक्सचर करके आती हैं, ठीक। और स्कीम में तो मैंने आपको बोला लायबिलिटी साइड की एंट्रीज भी होंगी और एसेट साइड की एंट्रीज भी होंगी। जो स्कीम अप्रूव होगी, जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसमें ऑलवेज स्कीम दी होगी, आपको स्कीम की एंट्रीज करनी होगी, या किसी केस में शायद लेजर अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपकी कॉमन एंट्री सारी कौन कौन सी होंगी वो मैं आपको बता देता हूं, आइए, जो नॉर्मली क्वेश्चन में होती हैं। यहां से सबसे पहले नॉर्मल है, ऑल्ट्रेशन करने को बोलता है क्वेश्चन, हम ऑल्ट्रेशन कर देंगे। सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमें आता है ये। कंसोलिडेट करने को बोलेगा तो हम कंसोलिडेट भी कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम उसे कंसोलिडेट भी कर देंगे। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू स्टॉक कैपिटल करने को बोलेगा, वो भी कर देंगे, हमें एंट्री आती है। इक्विटी शेयर कैपिटल टू स्टॉक कैपिटल अगर उल्टा करने को बोलेगा उसकी एंट्री भी कर देंगे, ठीक है। दोबारा से शेयर कैपिटल रिडक्शन सॉरी स्टॉक कैपिटल को इक्विटी शेयर कैपिटल में दोबारा से कन्वर्ट कर लेंगे। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने को बोलेगा वो भी हम एंट्री कर देंगे। पेड अप पार्ट और फेस वैल्यू दोनों को रिड्यूस करने को बोलेगा वो हमें आता है। अगर पेड अप पार्ट को रिड्यूस करने को बोला तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, और अगर पेड अप पार्ट और फेस वैल्यू दोनों को रिड्यूस करने को बोला तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू वाला टू कैपिटल रिडक्शन। उसके बाद अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करने को बोला तो उसकी एंट्री आपके सामने ये होगी। इंटरेस्ट अगर उन्होंने बोला कि हम छोड़ देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू कैपिटल रिडक्शन। इंटरेस्ट और डिवेंचर के बदले में ये डिवेंचर ले लिए और बाकी का जो डिफरेंस है वो कैंसिल कर दिया, वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसकी एंट्रीज है। और उसके बाद अगर अगेन स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में ये भी तो हो सकता है कि हम रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर का ट्रांसफर कर दें कैपिटल रिडक्शन में, तो उसकी एंट्री होगी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। उसके बाद हम शेयर होल्डर को बोलेंगे शेयर सरेंडर कर दो, तो शेयर सरेंडर करने की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर, इसकी एंट्री भी हमें होगी है। उसके बाद ये शेयर जो सरेंडर किए हैं ये डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर को इशू करोगे, उसकी एंट्रीज भी आती है कि हम डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर से पहले कैंसिलेशन करवाएंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, और फिर उनको शेयर इशू कर देंगे, ठीक है। और शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर कोई शेयर बच गए हैं एक्स्ट्रा तो उनको उठा के कैंसिल कर देंगे, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अगर क्वेश्चन कोई लायबिलिटी को पे ऑफ करने को बोलेगा तो हम लायबिलिटी को पे ऑफ कर देंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, स्कीम में लिखा होगा कि ये आपकी लायबिलिटी है और ये अनरिकॉर्डेड है, स्टिल आपको ये पे करनी पड़ेगी, तो ऐसे केस में आप डेबिट करोगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पे। याद रखना कैपिटल रिडक्शन क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि लॉस हो रहा है, लायबिलिटी बुक में है नहीं है फिर भी पे करनी पड़ रही है, हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा तो बैंक होगा। अगर कोई एरियर ऑफ डिविडेंड वेव हो रहा है, याद रखना एरियर ऑफ डिविडेंड हमारी बैलेंस शीट में नहीं होता, नोट्स टू अकाउंट पे होता है। एरियर ऑफ डिविडेंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का होता है, ठीक है।
अगर कोई एरियर है तो अगर शेयर होल्डर कहता है कि हम उसको छोड़ देंगे तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो बुक्स में है ही नहीं, तो उसको वेव ऑफ करने की एंट्री नहीं डलेगी। उसके बाद अब एसेट साइड की एंट्रीज क्या हो सकती हैं, वो बोलेंगे कि आप एसेट्स को रिवैल्यू कर लो, एसेट को बढ़ा लो, एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करो। कुछ ऐसे एसेट है जिनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है लेकिन बुक वैल्यू आपने कम दिखा रखी है, तो ऐसे केस में स्कीम आपको एसेट को अपवर्ड रिवैल्यूएशन के लिए मोटिवेट करेगी, तो आप एसेट की वैल्यू को बढ़ाओगे। और क्रेडिट रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं यूज करना, कैपिटल रिडक्शन ही यूज करना है, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन यूज करना है। ये भी गेन है, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आप स्कीम बोले कि आपकी बुक्स में एक पर्टिकुलर एसेट्स हैं, उनकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा है और आपने बुक मार्केट में वैल्यू कम है, बुक में ज्यादा दिखा रखी है, तो हमने उन एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू करना होगा। उन एसेट को क्या करना होगा, डाउनवर्ड रिवैल्यू करना होगा। एंट्री क्या होगी उसकी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डेबिट, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट नहीं करना, ठीक, कैपिटल रिडक्शन डेबिट करना। राइटिंग ऑफ लॉसेस और अनएमोटाइज एक्सपेंसेस, अगर कुछ आपके लॉसेस हैं और कोई अनएमोटाइज एक्सपेंसेस हैं जो एसेट साइड में आपको हैं, उनको राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो आपको मालूम है उनका डेबिट बैलेंस होता है, लॉसेस का भी और अनएमोटाइज एक्सपेंसेस का भी, उनको राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ कैपिटल रिडक्शन के साथ करना है। कैपिटल रिडक्शन हमने क्रिएट ही इसलिए किया हुआ लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L का डेबिट बैलेंस लॉस, और अगर कोई आपका अनएमोटाइज एक्सपेंसेस है उसको भी क्रेडिट कर लीजिए, इससे आपका लॉसेज और अनएमोटाइज एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट, इंटेंजिबल एसेट को क्वेश्चन राइट ऑफ करने को बोल देता है कि इंटेंजिबल एसेट्स हैं, रिकंस्ट्रक्शन में इनको कैंसिल कर दो, तो ऑफ कोर्स ये लॉस हो जाएगा सारा। लॉस किसके साथ एडजस्ट होएगा, कैपिटल रिडक्शन के साथ एडजस्ट होएगा। एंट्री करिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट, गुडविल और पेटेंट और कॉपीराइट, ठीक है, इनको कैंसिल कर दो। क्वेश्चन आपको बोल देता है ये एंट्री करने को, क्वेश्चन आपको ये एंट्री करने को बोल देगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आप पे करोगे तो आप ऑफ कोर्स ये सारे प्रोसीजर में जो खर्चा आएगा, ये सारे प्रोसीजर में जो खर्चा आएगा, सारा कुछ करने में जो खर्चा आएगा, उसको आप ऑफ कोर्स पे करोगे, तो आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री करोगे, ठीक है। ये सारा खर्चा, क्योंकि फ्री में तो नहीं होने वाला, सारी चीजों में खर्चे तो होंगे ही, तो कोई लीगल फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी, तो वो भी आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक आपको एंट्री करनी पड़ेगी। क्लोजर, और बाद में आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करना है आपने, तो आपने देखना है उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अगर तो उसका डेबिट बैलेंस होगा तो आप उस डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ कर दो P&L, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व के साथ, ठीक है, होंगे हमारे पास, उनके साथ राइट ऑफ कर दो। अगर डेबिट बैलेंस आया P&L के साथ उसको एडजस्ट कर दो, जनरल रिजर्व के साथ उसको एडजस्ट कर दो, या कैपिटल रिजर्व के साथ उसको एडजस्ट कर दो, ठीक है। और अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस है तो उसको ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। डेबिट बैलेंस है तो ऑफ कोर्स इनके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर आपके पास है तो जो भी अवेलेबल होगा वो उसके साथ एडजस्ट कर दीजिए। और अगर क्रेडिट बैलेंस है, आपके पास ज्यादा कैपिटल रिडक्शन बचा हुआ है, तो आप उसको कैपिटल प्रॉफिट में ट्रांसफर यानी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। इसके अलावा आप ये रिकंस्ट्रक्शन के बाद की बैलेंस शीट बनाओगे, रिकंस्ट्रक्शन के साथ जो बैलेंस शीट बनाओगे उसमें नेम ऑफ कंपनी के साथ एंड रिड्यूस जोड़ोगे, ओनली इफ कोर्ट सो ऑर्डर, ठीक है। इन केस फिक्स्ड एसेट अमाउंट रिटर्न ऑफ अंडर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मस्ट बी शोन फॉर 5 ईयर। इसकी जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कंपनी के नाम के साथ आपको एंड रिड्यूस, एक्स लिमिटेड एंड रिड्यूस लिखना है। अगर कोड आपको बोलता है, क्वेश्चन में मेंशन होगा तो कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन में आपको स्कीम दे रखी होगी, आपने उस स्कीम की एंट्रीज करनी है, ठीक है। जो भी स्कीम दे रखी होंगी उन स्कीम्स की आपने क्या करनी है, एंट्रीज करनी है। और एक चीज और ध्यान रखना, कई बार ना लास्ट में लिखा होता है कि जो कैपिटल रिडक्शन बच गया उसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे, तो ऐसे केस में आपने चेक करना है कि कैपिटल रिडक्शन एंड में कितना बच गया है, और जितना बच गया उसका इस्तेमाल एक पर्टिकुलर वे में करेंगे, क्वेश्चन बता देगा। कई बार वर्किंग नोट में आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना भी पड़ सकता है, ये देखने के लिए कि एंड में कैपिटल रिडक्शन बचा कितना है, ठीक है। तो आपको लॉसेज राइट ऑफ करनी है, आपको इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ करने हैं, क्वेश्चन में मेंशन हो गए, नहीं भी मेंशन हो गए, लॉसेज तो राइट ऑफ कर ही देने हैं आपने इन एनी केस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, शुरू से एंट्रीज करनी होगी, एंड में लिखी होती है कि कंपनी इतने शेयर इशू कर रही है या कंपनी के पास इतना पैसा कम पड़ रहा है तो और इशू करेंगी, तो वो सारी चीजें, कई बार कैश अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ सकता है, कैश अकाउंट कम पैसा बढ़ गया तो शेयर इशू करने पड़ेंगे, एंड में जाके क्वेश्चन बोल देता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा आपको जाके, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कि जो बचा हुआ कैपिटल रिडक्शन है उसे फलाने एसेट को राइट ऑफ कर दो। तो ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास जितना कैपिटल रिडक्शन बच गया एंड में, उससे आप फलानी चीज को, उस पर्टिकुलर चीज को राइट ऑफ कर दो।
तो जितना कैपिटल रिडक्शन एन में बचेगा वो देख लीजिए कितना बचेगा, उससे आपने वो पर्टिकुलर एसेट या लॉस राइट ऑफ कर देना है, वट एवर बी द केस। ठीक है। और कई बार क्वेश्चन कैश अकाउंट भी बनवा लेता है साथ में कि एंड में अगर कैश कम पड़ गया तो शेयर इशू करके पूरा कर लो, ये भी आपको क्वेश्चन बोल सकता है। और ऑफकोर्स बैलेंस शीट बनाने को तो बोलेगा ही, बहुत कॉमन चांस है कि एंट्रीज करवा के बैलेंस शीट बनवा लेगा आपसे, या सीधी बैलेंस शीट भी बनवा सकता है आपसे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बैलेंस शीट आपको ऑलरेडी बनानी आती है, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्मली क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, तो इनमें कुछ खास करने वाला पॉइंट है नहीं है। इसमें भी आपको एंट्रीज करने को बोला है और बैलेंस शीट बोला है। अब देखो, ऑल एग्जिस्टिंग शेयर रिड्यूस टू 40 each। अब ये तो बताया नहीं कि फेड अप पार्ट रिड्यूस हुआ है, फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ है, लेकिन आप यहां पढ़ो, यहां पढ़ो, उन्हें क्रेडिटर को शेयर इशू की है 30,000 40 ईच, जिसका मतलब फेस वैल्यू और पेड अप पार्ट दोनों रिड्यूस हो गए। तो ऐसे आपको हिंट मिल जाता है क्वेश्चन से। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई मुश्किल लगेगा तो मैं बता दूंगा ये वाला कर लो, बाकी तो आपने जो अगर देखो आपने प्रैक्टिस कर रखे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। इसको आपने किया हुआ बट एक बार देख लेना, आपको याद होगा हमारी बुक में भी ये क्वेश्चन है, ये बुक में भी क्वेश्चन है, बट इसको यहां पर भी देख लेना। ये तो वैसे ही क्वेश्चन है सेम। ये देखो लिखा हुआ, द कंपनी इशूड 11% डिबेंचर फॉर 3 लाख टू अज्यूमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो 3 लाख के डिबेंचर इशू एंड में इशू हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। बैलेंस शीट तो आपको हर क्वेश्चन में बोली जा रही है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, आदत बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए बैलेंस शीट बनाने की। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाने को बोला है, एंट्रीज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर जो मैंने टिक करवाया है इंपॉर्टेंट, सेम क्वेश्चन है वो, ये भी सेम है, इसलिए मैंने टिक करवा दिया। ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एंट्रीज में, सिर्फ एंट्रीज करनी होती है। इस पॉइंट को देखना जरा, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है 600 लाख की, सेटल बाय पेइंग 5% पेनल्टी, तो 5% ही पे करना है आपने। ठीक है, 30 लाख पे करना है, एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी। एक कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है और आप कह रहे हो कि हम उसको कैंसिल करेंगे, हम उस कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट को निभाएंगे नहीं, हम उस कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट को निभाएंगे नहीं। तो आपको 600 लाख की कमिटमेंट थी, तो आपने 5% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, इसकी एंट्री आपकी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी। ठीक है, बाकी नॉर्मल है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाने को बोला था इस क्वेश्चन में, काट दीजिए इस क्वेश्चन को, बैंक का क्वेश्चन है, बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। काट दीजिए, कंसोलिडेट का क्वेश्चन है, ये भी कंसोलिडेट का क्वेश्चन है। ये भी कंसोलिडेट का क्वेश्चन है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। ये सेम है पहले भी। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार कॉमन आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है।
ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया इस क्वेश्चन को। ये भी सेम देखो अगेन, ये क्वेश्चन देखो, ये एमटीपी अप्रैल 22 का है, ये एमटीपी अक्टूबर 22 का है। ये काट दीजिए, अमलगामिशन का क्वेश्चन है। अमलगामिशन नहीं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। पार्टनरशिप की अमलगामिशन का क्वेश्चन है, नॉट इन योर सिलेबस नाउ। पार्टनरशिप की अमलगामिशन पहले होती थी आपके सिलेबस में, अब नहीं है। ये पॉइंट को ध्यान से देखना। कंपनी एक्सपेक्ट टू अर्न ए प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 90,000 per annum from a current year, which would be utilized entirely for reducing the debit balance of P&L for 3 years. The remaining balance of the said account would be written off at the time of capital reduction. कंपनी आने वाले फ्यूचर में 90,000 पर एनम कमाएगी और 3 साल में ये P&L को राइट ऑफ कर देगी इस प्रॉफिट से। तो फ्यूचर में राइट ऑफ कितना होगा? 270 हो जाएगा। तो 270 के अलावा जो हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। ये पॉइंट किया हुआ हमने पहले, है ना? इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। 270 तो रखना पड़ेगा ना आपको, 270 को आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी वाला, क्योंकि फ्यूचर में 90,000 पर मंथ कमाओगे 3 साल के लिए, 270 हो जाएगा, उससे लॉस राइट ऑफ कर दोगे। बाकी वाला पार्ट अभी राइट ऑफ कर देना। एक मिनट, इस क्वेश्चन को ना मैं मार्क कर रहा हूं, एक बार देख लेना प्लीज। सेम जैसे क्वेश्चन है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार देख लेना प्लीज। 19 किया हुआ हमने बुक्स में हमारे में, बट एक बार देख लेना। अमलगामिशन का क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन ये है भी। इसको करना यार प्लीज, एक बार देखना क्वेश्चन को, ठीक है? किया हुआ वैसे हमने, बट एक बार देख लेना। नॉर्मल है, हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। ये वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो दीज आर द क्वेश्चंस जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हैं, प्लीज एक बार देख लेना। और आपकी बुक में भी जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हैं सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, एक बार ओवरऑल देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेंथी क्वेश्चंस को जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।